जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हमने अपने एक गेस्ट को दोबारा इनवाइट किया है। ये वो खास गेस्ट हैं जिनके साथ हमने मार्केट के बाद इस पूरी की पूरी शो की जो है शुरुआत की थी और उस एपिसोड को आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया था और दे भी रहे हैं। आप अभी तक समझ गए होंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सौरभ मुखर्जी सर। हमसे कई व्यूअर्स ने बोला कि सौरभ मुखर्जी जी को बुलाइए, तो लीजिए, आप लोगों की बात हम लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और फिर उस पर अमल भी करते हैं। तो आइए आज के इस धमाकेदार एपिसोड को शुरू करते हैं और आज के एपिसोड में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। किस तरह के स्टॉक्स में आपको आगे इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट में किस तरह की नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं आज की डेट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को। इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने काफी डिटेल में ये एपिसोड रिकॉर्ड किया है। वैसे तो सौरभ को किसी भी इंट्रोडक्शन की जो है वो जरूरत नहीं है, बट लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उनके बारे में कुछ खास बातें बताऊं। उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कंप्लीट की। लंदन में रहने के कुछ साल बाद वो इंडिया वापस आए, जहां वो कैपिटल मार्केट फर्म एम्बिट कैपिटल के सीईओ की पोजीशन पे 2018 तक थे। सौरभ को 2015 से 2017 तक लगातार 3 साल के लिए एशिया मनी पोल्स द्वारा लीडिंग इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट घोषित किया गया था। 2018 में उन्होंने मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की शुरुआत की, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सौरभ आज के दिन मार्सलस चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं। इन सब के अलावा सौरभ ने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, गुरु ऑफ केओस, द अनयूजुअल बिलियनियर्स, डायमंड्स इन द डस्ट और द विक्ट्री प्रोजेक्ट और बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं जिनसे देश और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम श्योर जितना एक्साइटेड मैं हूं इस एपिसोड के लिए, उससे कई ज्यादा एक्साइटेड आप लोग होंगे। तो अब देरी किस बात की, उठा लीजिए अपना पेन, उठा लीजिए अपनी कॉपी या फिर शुरू कर दीजिए नोट्स लेना अपने मोबाइल में या फिर टैब में और इस पूरे एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड मुझे पूरा 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 विश्वास है कि आप आज कुछ नया और कुछ अच्छा और कुछ खास सीख कर ही जाएंगे। हाय सौरभ, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो वंस अगेन। Happy New Year, Neeraj. I'm fine. Good to see you again. एंड हमने शो की शुरुआत आपके साथ करी थी, इस बार हम साल की शुरुआत जो है वो आपके साथ कर रहे हैं। एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया का डिकेड आएगा, इंडिया का डिकेड आएगा, ये डिकेड इंडिया से बिलोंग करता है। और आपने ऐसा बोला कि दिस इज इंडियाज डिकेड आफ्टर अ डिकेड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो पहले तो मैं इस पे जानना चाहूंगा कि हम्म। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इंडियाज डिकेड आफ्टर अ डिकेड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। देखिए, काफी हद तक मेरे ख्याल से पॉपुलर मीडिया में एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता क्या है। सो जहाँ तक मैंने देखा है, काफी इकोनॉमिस्ट को भी लगता है, काफी इकोनॉमिस्ट लोगों को भी लगता है कि जब तक सरकार ने कोई पार्लियामेंट में कुछ नया एक्ट पास ना किया हो तो रिफॉर्म नहीं होता। एक्चुअली वो रियलिटी नहीं है। रिफॉर्म इज एनीथिंग विच इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोनॉमी। राइट, एक इकोनॉमी हर साल जीडीपी बनाती है। इंडिया की जीडीपी करीबन $3 ट्रिलियन है। अगर वो जीडीपी हम कम खर्चे के साथ, कम कैपिटल या कम लैंड के साथ या कम लेबर के साथ बना पाए तो इकोनॉमी की एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। तो हमारे कंट्री के केस में कई सारी चीज़ें हुई हैं लास्ट दशक में एंड इनफैक्ट लास्ट 4-5 साल में, जिससे हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव हुई है, बेहतर बनी है। उदाहरण के तौर पे लीजिए, जो ये पूरा यूपीआई का जो सिलसिला है, राइट। तो आज आज की डेट में अगर हम मार्सलस के ऑफिस के बाहर निकले तो जो लोकल चाय वाला है हमारे ऑफिस के बाहर, वो 8,000 कप चाय प्रतिदिन बेच रहा है। उसकी 80% ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए से हो रही है। यही सेम चाय वाला एक साल पहले 2,000 कप चाय बेचता था और 80% कैश में लेता था। मतलब मैं 50 रुपये देता था, वो मेरे को 25 रुपये वापस देता था। उसका टाइम वेस्ट होता था मेरे को चिल्लर देने में, उसका टाइम वेस्ट होता था वो पैसे लेके बैंक जाने में। आज हमारे ऑफिस के बाहर का चाय वाला 80% अपना बिजनेस यूपीआई के जरिए से कर रहा है। उसके साइड में सिगरेट वाला भी 80% बिजनेस यूपीआई के जरिए से कर रहा है। पूरे देश के केस में अगर देखें, इंडिया का 45% जीडीपी, नीरज, 45% हिंदुस्तान का जीडीपी आज यूपीआई के जरिए से जा रहा है। छोटे लघु उद्योग को पैसा फटाफट मिल रहा है, उनको चिल्लर के साथ, स्मॉल चेंज के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, बैंक जाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इस प्रकार के इंडिया में 3-4 चीज़ें काफ़ी ठोस रिफॉर्म हुआ है लास्ट 4-5 साल में, जिससे इकोनॉमी को फायदा रहा है। और एक उदाहरण देता हूँ, सरकार का जो टैक्स क्रैकडाउन रहा है, आप पढ़ रहे होंगे अखबार में कि इंडिया की टैक्स कलेक्शंस करीबन 30% से ग्रो कर रही है, जबकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है केवल 10-11% से। मतलब टैक्स कलेक्शन इकोनॉमी के मुकाबले तीन गुना ज़्यादा ग्रो कर रही है। ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इससे जो टैक्स एवेडिंग बिजनेसेस हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं। 7-8 लाख बिजनेसेस हर साल ऑफिशियली बंद हो रहे हैं और वही सारा बिजनेस वाइट इकोनॉमी में ट्रांसफर हो रहा है। जो टैक्स पेइंग एफिशिएंट कंपनीज हैं उनके पास बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये भी एक प्रकार का
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आई कैन हाईलाइट जो लास्ट 4-5 साल में हुए हैं। ओवर द लास्ट 10 years द इकोनॉमी हैज क्लियरली बिकम फार मोर एफिशिएंट दैन इट वाज से इन 2011-2012। हुँ। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने 2004-2007 के फ़ेज़ में देखी थी, क्या वही उसी तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें अभी तक तो दिखी नहीं है। तो क्या आने वाले 3-4 साल में हम वही उम्मीद रखें कि उसी शार्प तरीके से जो है हम लोग ऊपर जाने वाले हैं? या ये थोड़ा न्यूट्रल रह के हम लोग धीरे-धीरे करके ऊपर चलने वाले हैं? ये देखिए एक्चुअली ऑलरेडी सिचुएशन काफ़ी कमाल का सिचुएशन है। अगर हम 2004 से 8 की बात करें, ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमी हुँ, उस टाइम में ग्लोबल इकोनॉमी करीबन 4% से ग्रो कर रही थी, राइट? मेरे को डिस्टिंक्टली याद है अमेरिका की इकोनॉमी 4.5% ग्रोथ दिखा रही थी उस 2004 से 8 में, चाइना की इकोनॉमी 9-10% से भाग रही थी, राइट? तो जब वर्ल्ड इकोनॉमी 4 पे ग्रो कर रही थी, हम 8 पे ग्रो कर रहे थे। 2004 से 8 की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वाज़ ग्रोइंग एट 4, वी वर ग्रोइंग एट 8। हुँ, आज अगर आप देखें ग्लोबल इकोनॉमी 3% पे भी नहीं ग्रो कर रहा, ग्लोबल इकोनॉमी करीबन 2% पे ग्रो कर रहा है हुँ, और इंडिया की इकोनॉमी करीबन 7% से ग्रो कर रही है। वी आर ग्रोइंग थ्राइस एज फास्ट एज द वर्ल्ड। वी वर हुँ, इन 14-15 years ago we were growing twice as fast as the world. Now we are growing thrice as fast as the world. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बिना ये ना हो पाता, कोई चांस ही नहीं था। देयर इज नो वे वी कुड हैव ग्रोन थ्राइस एज फास्ट एज ग्लोबल जीडीपी विदाउट द अमाउंट ऑफ रिफॉर्म द कंट्री हैज सीन इन द लास्ट 10, 11, 12 years. हुँ। इसी से एक क्वेश्चन और निकलता है, क्या जैसे मैंने बताया कि हम वी आर ग्रोइंग थ्राइस एज़ फ़ास्ट एज़ द अदर कंट्रीज़, तो क्या इससे इंडिया के ओवर वैल्यूएशन की तरफ इशारा हो रहा है कि इंडिया की मार्केट जो है इस समय ओवर वैल्यूड है, या हम अपनी पेस के हिसाब से बिल्कुल सही वैल्यूड हैं? देखिए, अगर वैल्यूएशन की बात करें, है ना, काफ़ी आपने दिलचस्प बात छेड़ी है। 2004 से जो 8 का जो टाइम था, वहाँ पे चाइना से हम कम रफ्तार पे ग्रो कर रहे थे। ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले ट्वाइस एज़ फास्ट ग्रो कर रहे थे और हमारी जो इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिज़न में प्रीमियम थी, वो हुँ, करीबन 50-60% प्रीमियम थी, अगर पीई रेटिंग की बात करें। आज हमारी पीई रेटिंग दूसरे ईएम के मुकाबले डबल है और हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले 3 गुना फास्टर ग्रो कर रही है। तो हुँ, अगर जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशंस चाहिए, तो वो तो आज के इकोनॉमी में काफ़ी आराम से वो प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो रहा है। हुँ, चाइना के अगर मैं चाइना के अ, अ, चोटी के 60-70 स्टॉक देखूँ लास्ट 10 साल में, हुँ, उन्होंने कोई बेसिकली कोई फ्री कैश फ्लो जनरेट ही नहीं किया, मतलब फूटी कौड़ी भी नहीं निकल पाई। चाइना के 60-70 चोटी के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। हुँ, अगर हमारे देश में वही 60-70 चोटी की स्टॉक्स की बात करें जिनमें हुँ, हमारा भारी निवेश है, हुँ, वहाँ पे फ्री कैश फ्लो का पूरा समुंदर बहा है हुँ, लास्ट 10 साल में। हुँ, हुँ, कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, कंपनीज लाइक पीडिलाइट, टाइटन, हुँ, जहाँ पे मार्सलस का निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है, मेरा खुद का निवेश है, इन सारे स्टॉक्स में पूरा फ्री कैश फ्लो का समुंदर बहा है। तो वैल्यूएशन प्रीमियम 2004 से 8 में जस्टिफाइड था या नहीं था, एक्चुअली मेरे लिए बोलना काफ़ी मुश्किल है। मेरे को तब टेंशन होती थी कि नहीं था, हुँ, लेकिन आज के डेट में तो कोई आसपास भी कोई खड़ा नहीं है दूसरा ईएम जो इंडिया का मुकाबला कर सकता है, जिस प्रकार से हमारे हुँ, लीडिंग कंपनीज कैश निकालती है और उसको री इन्वेस्ट करके ग्रोथ दिलाती है। हुँ, राइट, राइट। तो अब आप इसमें ये थॉट कैसे रखते हैं कि चाइना की रिकवरी होने के आपको क्या चांसेस लग रहे हैं कि चाइना कैसे-कैसे रिकवर करेगा, कितना रिकवर करेगा? ये आपको इसमें क्या लग रहा है आपको? हाँ मेरा जी। क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब चाइना रिकवर करेगा तो फिर क्या इंडिया को दोबारा से थोड़ा-सा वो झटका लगेगा कि दोबारा से सारी कंपनीज़ जो है चाइना की तरफ मूव करेगी? आपने बताया कि पिछले 10 साल में चाइनाज़ की जो चोटी की कंपनी है, उन्होंने फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं किया। लेकिन आगे आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप चाइना को स्पेसिफिकली काफ़ी स्टडी करते हैं। तो चाइना की रिकवरी होने वाली है या नहीं, और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे आने वाला है? देखिए, तो आपने क्वेश्चन को और दिलचस्प बना दिया, तो 3 मुद्दे अलग-अलग आपने रेज़ किए हैं, तो मैं हुँ, अलग-अलग मुद्दों को मैं तोड़ के एड्रेस करता हूँ। पहला मुद्दा है कि ये जो कोविड का प्रहार है, लेट्स होप दे रिकवर बिकॉज़ फ्रॉम एवरीथिंग वी आर हियरिंग भारी भारी मात्रा में, भारी पैमाने पे लोगों की डेथ हो रही है। वी हैव लिव्ड थ्रू इट। हम सबको हुँ, पता है कि डेल्टा वेव में हमारे देश को क्या परेशानी झेलनी पड़ी। तो लेट्स होप दैट फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव कि उनके लिए भी ये इतना बड़ा जो विपत्ति का टाइम है, वो उनके लिए उनकी रिकवरी आ जाए। मेरे ख्याल से आ जाएगी। हुँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बिल्कुल डट कर काम करेगी जिससे कि इतनी मात्रा में जो लाइफ लॉस ऑफ लाइफ हो रही है वो रुक जाए। हुँ, हुँ, दूसरा सवाल ये है कि उनकी इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रिकवर करेगी या नहीं। हुँ, मेरे ख्याल से जो जिस प्रकार की पिटाई चाइना की लास्ट 12 महीने में हुई है, करीबन 4% की ग्रोथ, वो तो ऑफिशियली बोल रहे हैं, वो भी मेरे को थोड़ा सा हुँ, डॉजी सा लग रहा है। हुँ, बट 4 से तो बेहतर नंबर चाइना ला सकता है। अभी भी काफ़ी गरीब देश है चाइना। इंडिया से रिचर है बट वेस्ट के मुकाबले चाइना काफ़ी गरीब देश है। सो गिवन दैट लास्ट 12 महीने उनके लिए बहुत टफ रहे हैं, होपफुली नेक्स्ट 12-13 मंथ उनकी ग्रोथ थोड़ी सी रिकवर हो सकती है। हुँ, बट
जब जहाँ तक तीसरा जो मुद्दा है, जो 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 अहम मुद्दा है आपके मेरे लिए स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए, विदेशी विदेशी पैसा, फॉरेन इन्वेस्टर चाइना की तरफ प्यार के साथ देखेगा या नहीं, चाइनीज इकोनॉमी में पैसा लगाएगा नहीं, वहाँ पे मेरे को काफ़ी बड़े डाउट्स हैं। डाउट्स इसलिए हैं कि दो अलग अलग चीज़ें चाइना ने किया है जिससे विदेशी निवेशक का कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका है चाइना में। पहला तो एक उन्होंने एक अग्रेसिव रवैया अपनाया है वेस्ट और यूएसए के प्रति। उन्होंने बेसिकली आक्रामक एक रवैया अपनाया है जिससे विदेशी निवेशक के को ऑब्वियसली टेंशन होगा। स्पेसिफिकली जो यूएस के एंडाउमेंट्स हैं, यूएस के जो पेंशन फंड है, उनको मेरे ख्याल से साफ साफ अमेरिकन सरकार बोल देगी कि आप चाइना से सावधान रहिए। दूसरा मुद्दा है, उन्होंने चाइनीज इकोनॉमी ने लास्ट 10 20 30 साल में कुछ खास पैसा कमा के नहीं दिया है विदेशी निवेशक को। अगर हम लास्ट 20 साल की बात करें, निफ्टी ने 14% डॉलर रिटर्न कमा के दिया है विदेशियों को, और इंडियन इन्वेस्टर्स को भी 14% डॉलर रिटर्न निफ्टी से प्राप्त हुआ है लास्ट 20 ईयर्स में। चाइना के लिए वो नंबर 5% है। 5% डॉलर रिटर्न चाइनीज मार्केट ने, या हांगकांग देखें या शंघाई देखें, दोनों मार्केट ने, चाइनीज मार्केट ने केवल 5% डॉलर रिटर्न कमा के दिया है विदेशी निवेशकों को। वो इनफ रिटर्न नहीं है, स्पेशली गिवन द सॉर्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। जिस प्रकार का आक्रामक शैली चाइना ने जो अपनाई है यूएस के प्रति, उसका मेरे ख्याल से उनको काफ़ी सालों तक अब मुश्किलें, दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। राइट, राइट। सो एक एक सेगमेंट हमारे व्यूअर्स का जो है फेवरेट होता है, तो अब चाइना से सीधा चलते हैं आपके फेवरेट स्टॉक्स पे और उन पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर वापस आएंगे और ब्रॉडर टॉपिक से बात करने के लिए। तो आपके 3 फेवरेट स्टॉक्स जो कि जग जाहिर हैं, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स और नेस्ले। इनमें 2022 में एक रुकावट देखने को मिली थी, 2021 के एंड से लेकर और 2022 तक, और अच्छे-अच्छे लोगों का कन्विक्शन जो है वो हिलता हुआ नज़र आया था। उस समय आप क्या कर रहे थे मैं जानना चाहूँगा। स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक को देखें तो एक एक डट बन के वो बैठा रहा काफ़ी समय तक साइड में, और इवन नेस्ले भी 16,000 के लेवल्स तक जो है वो गया था। तो इस समय आपका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था? सो धीरज जी, जैसे आपने और मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, हुँ, मार्सेलस की टीम ज़्यादा शेयर प्राइस लेके उछलती कूदती नहीं है। हमारा फोकस फ्रैंचाइज पे हुँ, रहता है। तो अगर आप एचडीएफसी बात की, हुँ, लेट्स टेक एन इजी एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक की बात करते हुँ, हैं, राइट? लास्ट 4 साल में इस बैंक ने अपना लोन मार्केट शेयर, लोन्स के मार्केट में 7% से 11% कर दिया है, राइट? हुँ, रिमेंबर 1995 में बैंक की स्थापना हुई। 2017 तक वो 7% शेयर में पहुंचे, और फिर अगले अगले 4 साल में 4%, हर साल 1-1% शेयर गेन किया। ये कमाल का परफॉर्मेंस है। ना तो एचडीएफसी बैंक के अपने हिस्ट्री में इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखा गया है, और ना ही किसी दूसरे बैंक ने हिंदुस्तान में, इंडिया के इतिहास में इस प्रकार का कमाल का मार्केट शेयर गेन दिखाया है। और नॉट ओनली हैज एचडीएफसी बैंक गेन शेयर रैपिडली ऑन द लोन साइड, उसी प्रकार का उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस कासा में भी दिखाया है। तो कासा में भी उन्होंने खींच के मार्केट शेयर दूसरे बैंक से खींच लिया है। कोई पीएसयू, कोई दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक का मुकाबला कर नहीं पाया है, ना तो लोन्स में और ना ही डिपॉजिट्स के क्षेत्र में। इनफैक्ट बाकी सारे बैंक्स अगर हम जोड़ दें, नीरज जी, सारे बैंक्स हम जोड़ दें, हुँ, तो फिर जाके शायद वो एचडीएफसी बैंक के आसपास का बराबरी कर पाए इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर गेन। जाहिर है, अगर इतनी बढ़िया मार्केट शेयर गेन रही है, प्रॉफिट कंपाउंडिंग भी अच्छी रही है, करीबन 20% रही है। और हुँ, इस 4 साल में जहाँ पे प्रॉफिट भागे हैं करीबन 20 से, शेयर प्राइस भागा होगा करीबन 10 से। तो हुँ, उससे काफ़ी आसान हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए, और पोजीशन को बढ़ाना लास्ट 6 महीने में। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है इंडिया में, वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो शेयर प्राइस से प्रभावित होके शेयर प्राइस को फॉलो करते हैं। हुँ, अगर शेयर प्राइस गिर रही है हुँ, तो वो अजीब चीज़ करते हैं, वो बेच देते हैं। हुँ, शेयर प्राइस चढ़ रही है तो ज़्यादा लेते हैं। तो वो हुँ, बिल्कुल ही विपरीत बिहेवियर है। हुँ, वो बिहेवियर है बर्बादी का बिहेवियर। हुँ, शेयर प्राइस चढ़ रही है, मैं स्टॉक के पीछे भाग रहा हूँ, गिर रही है, मैं दरवाजे की तरफ भाग रहा हूँ। हमारा, बिकॉज हम उतना शेयर प्राइस लेके सर खपाते नहीं है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है, एचडीएफसी बैंक वॉज एविडेंटली डूइंग वेल, हुँ, कंपनी अच्छा कर रही है, हुँ, और अर्निंग्स भाग रहे हैं 20% से, बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, और स्टॉक प्राइस नहीं भाग रहा, इनफैक्ट स्टैग्नेंट है, तो ज़्यादा लेना चाहिए। हम इसलिए पोजीशन और हमने बरकरार कर लिया, मोटा बना लिया पोजीशन को हुँ, लास्ट 6 महीने में। हुँ, राइट। ये जो आपने अभी बात बोली ना कि जब शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो वो लोग उसको खरीद रहे हैं, और जब गिर रहा है वो लोग उसको बेच रहे हैं, राइट? तो मोटे-मोटे तौर पे आजकल हमारे और बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई शो पे,
तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग शायद इसी को बोलते हैं कि जिसमें मूवमेंट दिख रहा है आप उसको बाय कीजिए और जिसमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है उसको सेल कीजिए। सो ये कैसे काम करेगा? ये कैसे काम करता है? आपका क्या थॉट्स है मोमेंटम इन्वेस्टिंग को लेके? तो लेकिन ये अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलते हैं ना तो फिर ना मजा चला जाता है पूरी चीज का, बिकॉज फिर लगता है कोई कुछ क्रेडिबिलिटी है इस हाँ, चीज की, राइट? सो तो मैं बोलता हूँ इसको इमोशनल इन्वेस्टिंग बोलता हूँ। इसका मतलब हुँ, मतलब अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से निवेश करना, राइट? हुँ, दिल से काफी कुछ करना चाहिए लाइफ में, बट निवेश दिल हुँ, से नहीं करना चाहिए, निवेश हुँ, दिमाग से करना चाहिए। सो हुँ, सो मैं इनको मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं बोलता, मैं इसको इमोशनल इन्वेस्टिंग बोलता हूँ। तो हुँ, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे दुनिया भर में इसका हुँ, काफी प्रचलन है हुँ, इमोशनल इन्वेस्टिंग का। और जैसे आप बोल रहे हो, हुँ, 30-40 साल पहले यूएस एकेडमिक ने इस इमोशनल हुँ, इन्वेस्टिंग को एक टेक्निकल टर्म दिया, मोमेंटम हुँ, इन्वेस्टिंग का दर्जा दिया। बट हुँ, फंडामेंटली इसमें कुछ वैलिडिटी नहीं है। आपका मेरा काम क्या है? आपका मेरा काम है फ्रेंचाइज पे फोकस करना, हुँ, फंडामेंटल्स पे फोकस करना, हुँ, कंपनी के दमदार परफॉर्मेंस पे फोकस करना। अगर परफॉर्मेंस दमदार नहीं है तो शेयर प्राइस भले आधी हो जाए, फिर भी हुँ। लेने का कुछ मतलब नहीं है। हुँ, हुँ। मेरे इस पे 2-3 काउंटर क्वेश्चन्स भी हैं, बल्कि एक ही क्वेश्चन में उसको सम अप करने की कोशिश करूँगा। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अगर हम लोग सीएजीआर देखें, राइट? अगर पिछले 3-4 साल के अगर हम हाँ सीएजीआर जी, देखें जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं, तो वी हाँ हैव जी, सीन अप्रॉक्सिमेटली 30% 40% सीएजीआर भी हमने पिछले 3-4 साल का देखा है, राइट? और जिस तरह की इन्वेस्टिंग आप करते हैं कि बिल्कुल एकदम फ्रेंचाइज़ी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कि बिज़नेस अंडरलाइंग बिज़नेस कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है, उसकी अगर हम बैक टेस्ट करने जाएँ हम डेटा को, राइट? अगर हम पिछले 10 साल को ध्यान में रखें, तो थोड़ा-सा एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि मोमेंटम में इमोशन तो मुझे लगता है जो मैं समझ पाया आज तक सबसे बातचीत करके इमोशन तो होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि बिल्कुल एल्गोरिदम बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर बता रहा है आपको कि ये स्टॉक जो है ऊपर जाने वाला है, इसको बाय करना चाहिए और इससे बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ जी। तो इसका जो मेन चीज़ जो ये डेटा छुपाती है नीरज जी, ये हुँ, जो मोमेंटम वाली डेटा जो छुपाती है, हुँ, इज़ दैट मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते-करते आपका हुँ, काफ़ी सारे स्टॉक्स में इंडिया में पूरा दिवाला निकल जाता है। तो इसका बेस्ट हुँ, एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको। आई लिव्ड थ्रू मोस्ट ऑफ इट वाज़ येस बैंक। हुँ, आई थिंक हुँ, येस बैंक को लाइसेंस प्राप्त हुई आरबीआई से 2003 या 4, अब हुँ, एग्ज़ैक्ट ईयर मेरे को याद नहीं, 2003 या 2004। कोटक बैंक को उसी सेम टाइम हुँ, आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त हुई। हुँ, एंड मैं 2008 में इंडिया आया, हुँ, तो मैं 2008 से एनुअल रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया। हुँ, मेरे को कुछ खास समझ नहीं आया येस बैंक का एनुअल रिपोर्ट, तो पढ़ते रहा। हुँ, मेरे को समझ नहीं आया। हमने उस टाइम हम एनालिस्ट थे, हमने कुछ पब्लिक के लिए कुछ ओपिनियन जाहिर नहीं किया, बट एनुअल रिपोर्ट पढ़ते थे, कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। हुँ, इतनी बड़ी बैंक इतना सारा ग्रोथ दिखा रही है, हुँ, बट एनपीए का नंबर मिस्टिफाइंगली छोटा आता था, हुँ, राइट? एंड काफ़ी सारे निवेशक, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, लोकल फंड मैनेजर, हुँ, विदेशी फंड मैनेजर, वो मेरे को लेक्चर देते थे कि येस बैंक का स्टॉक उन्होंने क्यों लिया है हुँ, और क्यों उनको कमाल का पैसा बनाने को मिला है, राइट? एंड हुँ, मैं धीरज रखते हुए मैं सुनता था उनकी बातें, और हुँ, फिर मैं सोचता था कैसे ये लोग समझते हैं कि ये बैंक हुँ, में फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, बिकॉज अकाउंट्स में एनपीए नंबर में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और कुछ कुछ और हुँ, आंकड़े थे येस बैंक के जो हम थोड़ा सा ब्लूमबर्ग से डेटा खींच के एनालाइज हुँ, करते थे। हुँ, तो अगर अगर आपकी और मेरी मुलाकात होती 2015 दिसंबर, तो आप मेरे को बोलते देखिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग करके येस बैंक में तो मैं तो बहुत पैसे कमा लिया हूँ सौरभ। और मैं हुँ, बोलता नीरज, मुझसे तो हो ना पाया, मेरे को एनुअल रिपोर्ट समझ नहीं आई। तो आप मेरे को बिल्कुल यही सेम चीज़ बोलते कि मेरे आंकड़े हुँ, दिखाते हैं कि मोमेंटम हुँ, इन्वेस्टिंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। हुँ, अगर हम 2015 दिसंबर में मिलते, फिर 2 साल बाद दिसंबर 2017 में मिलते, हुँ, आपका जो भी येस बैंक में पैसा बना होगा मेरे ख्याल तब तक गायब हो चुका होता, हुँ, राइट? जो आपने 11-12 साल कठोर मेहनत करके नीरज ने पैसा लगा लगा के कमाया येस बैंक में, एक पहाड़ के ऊपर चढ़े और फिर हुँ, फटाक से वो पहाड़ टूट गई नीरज के पैरों के हुँ, नीचे, हुँ, और हुँ, पूरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग का दिवाला निकल गया, बैंड बज गया। नाउ क्या होता है, जो डेटा है, जो डेटा आप देखते हो, जो डेटा मोस्ट पीपल देखते हैं मोमेंटम इन्वेस्टमेंट, वो ये इस चीज़ को छुपाता है, तो इसको सर्वाइवरशिप बायस बोलते हैं। ये चीज़ हुँ, छुपाई जाती है। अगर आप इस चीज़ को फैक्टर इन कर लो तो हुँ, इस स्ट्रैटेजी में कुछ खास दम नहीं होता, राइट? स्टॉक प्राइस मोमेंटम पे इन्वेस्ट करने में कुछ खास दम नहीं होता। नाउ देयर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम व्हिच इज बिजनेस में मोमेंटम, हुँ, व्हिच इज अगर फ्रैंचाइज दमदार है, अगर लेट्स टेक कम नाउ लेट्स अबैंडन येस बैंक एंड फोकस ऑन अनदर बैंक व्हिच वाज स्टार्टेड इन द सेम ईयर, व्हिच हुँ, बिकेम अ बैंक इन द सेम ईयर, कोटक बैंक। हुँ, उदय कोटक जी ने मेरे ख्याल से अर्ली 90s में या लेट 80s में स्थापना की कोटक की एज एन एनबीएफसी। हुँ, फिर 14-15 साल बाद 2004 में वो बैंक बने, और अब बैंक बनते हुए उनके 18 साल हो गए हैं, राइट? कोटक एज अ फ्रेंचाइज में मोमेंटम है। उन्होंने हुँ, ज़बरदस्त कासा फ्रेंचाइज बनाया है बहुत मेहनत करके।
6% का पहले इंटरेस्ट रेट ऑफर करते थे, अब करके ज़बरदस्त खासा फ्रेंचाइज बनी है। इससे उनको लो कॉस्ट फंडिंग प्राप्त हुई है। जैसे जैसे इनकी फंडिंग कॉस्ट कोटक बैंक की नीचे आई है, जैसे जैसे ओवर 15 ईयर्स फंडिंग कॉस्ट नीचे आई है, वो अपने लेंडिंग इंडियन मिडिल क्लास को बढ़ा रहे हैं। इंडियन मिडिल क्लास की एफ्लुएंस बढ़ रही है। वो कोटक बैंक से व्हाटएवर 7.5 जो भी प्रिवेलिंग होम लोन रेट है, वो रेट पे कोटक बैंक से होम लोन ले रहे हैं। हाई क्वालिटी कस्टमर्स कोटक बैंक का लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फायदा उठाते हुए होम लोन ले रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे एनपीए कम रहेगी, कोटक बैंक को फायदा ज्यादा रहेगा। इसको कहते हैं बिजनेस में मोमेंटम, राइट। मेहनत करके एक फ्रेंचाइज बनाई गई है, उस फ्रेंचाइज में आप निवेश करें, उस बिजनेस का मोमेंटम का फायदा उठाएं। तो दो अलग अलग चीज हैं, स्टॉक प्राइस मोमेंटम जिसमें मेरे ख्याल से कोई सिग्नलिंग वैल्यू नहीं है, और बिजनेस में मोमेंटम जिसमें अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना के एक एक जबरदस्त बिजनेस खड़ा किया गया है 30-40 साल की मेहनत से, उसमें बहुत मोमेंटम है। वो बिजनेस की मोमेंटम है, स्टॉक प्राइस की नहीं है। तो जिनको मेहनत कम करनी होती है, वो बिजनेस पे ध्यान कम देते हैं, स्टॉक प्राइस लेके उछलते हैं, और फिर वो यस बैंक जैसे, यस बैंक इन द केस ऑफ जो 2017 में जो हादसा हुआ उसमें फंस जाते हैं, और पूरा उनका बना बनाया कॉर्पस फिर पिघल जाता है। राइट। मैं साथ साथ कोटक बैंक का लास्ट ईयर का रिटर्न चेक कर रहा था, तो वही यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि रिटर्न तो इनका -0.02% है। मतलब एक तरह से बिल्कुल म्यूटेड रहा हाँ, है स्टॉक। लेकिन वही आपकी बात कि अभी ये एक साल म्यूटेड रहा है और उसके फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको मेरे को क्या करना चाहिए, कोटक के अगर अगर स्टॉक प्राइस चली नहीं है, जैसे आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, चली नहीं है, हम्म, वी हैव टू देन आस्क अवरसेल्फ बिजनेस चल रही है नहीं चल रही। लास्ट हम्म, टाइम न्यू कोटक बैंक का लोन ग्रोथ करीबन 25% से आ रहा है। तो हम्म, देयरफॉर लॉजिकल चीज क्या है, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी डाउट क्या करना हम्म, चाहिए, कोटक हम्म, बैंक का अगर बिजनेस चल रहा है 25% से, हम्म, राइट, एक्सेस कैपिटल लेके उदय कोटक जी बैठे हुए हैं, हम्म, बिजनेस अच्छी तरह चल रहा है, स्टॉक प्राइस नहीं मूव कर रही, आसान चीज क्या करना है, हमको ज्यादा पोजीशन बनानी है। तो वही हमारा काम है निवेश, वो उसको कहते हैं निवेश। ये नहीं कहते कि स्टॉक भाग रही है मैं भी भाग रहा हूँ स्टॉक के साथ, या स्टॉक गिर रही है मैं भी बेच रहा हूँ, उसको निवेश नहीं कहते, उसको इमोशनल इन्वेस्टिंग कहते हैं। उससे जिंदगी में ज्यादा कुछ बन नहीं पाएगा। नाउ कमिंग टू दी ब्रॉडर मार्केट। अभी आपने एक जगह ये भी बोला था कि भाई इंडिया को जो है वो जापान की ट्रांसफॉर्मेशन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए रादर देन यूएस की ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इसको थोड़ा सा अगर आप एलॉबरेट कर पाएँ हमारे ऑडियंस के लिए। हाँ जी। सो बिफोर आई गो ऑन टू जापान और इंडिया का कितने सिमिलैरिटीज हैं, मेरे ख्याल से काफी सारे। बिफोर आई गो ऑन टू दैट, लेट मी जस्ट यूज द मोमेंटम पॉइंट इन अ उल्टा वे एज वेल, ठीक है। हुँ, तो हुँ, जो लोग मोमेंटम लेके उछलते हैं, हुँ, तो उन्होंने तो पहले यस बैंक पे 12-13 साल कमाया होगा, फिर सारा गंवाया होगा, हुँ, राइट। द आइडियल टाइम टू बाय यस बैंक हमने नहीं किया बिकॉज हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है। द आइडियल टाइम टू बाय यस बैंक वुड हैव बीन जब वो बिल्कुल टूट गया था, जब वो आरबीआई के रेवलेशंस के बाद जब बिल्कुल यस बैंक टूट गया, हुँ, 90-95% जब डाउन था, हुँ, तब लेने का टाइम बेस्ट था। अगर किसी ने उस टाइम में यस बैंक लिया होता तो आज उसने बड़ा कमाया होता, बट उसमें कोई मोमेंटम थी नहीं, ना तो फ्रेंचाइज में थी, हुँ, ना तो स्टॉक प्राइस में थी, राइट। हुँ, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग। वो स्किल सेट हमारे पास नहीं है, दुनिया में हुँ, कुछ गिने चुने लोगों के पास है। तो अगर वो डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग की स्किल सेट कोई बना सकता है, तो उसमें मेरे ख्याल से पैसा बन सकता है, बट वो एक बहुत डिफिकल्ट हुँ, स्किल सेट है। एंड जस्ट क्विकली ऑन कोटक बैंक, एज आई सेड, लाइक ऑन अदर स्टॉक्स, मेरा खुद का पोजीशन है, मेरे माँ बाप का भी पोजीशन है, दिस इज ऑल थ्रू मार्सलस, हुँ, एंड हमारे 10,000 क्लाइंट्स का भी पोजीशन है। हुँ, राइट। अब आते हैं आपके हुँ, जापान वाले क्वेश्चन में। हुँ, सो लास्ट ईयर काफ़ी सारे लोग उछलने लग गए कि देखो तेल का भाव चढ़ गया है, व्लादिमीर पुतिन ने प्रहार कर दिया है, हुँ, फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक कर दिए हैं, जैसे अमेरिका पिटा था 70 के दशक में, अब इंडिया पिटेगा। बिल्कुल अमेरिका पिटा था 70 के दशक में। हुँ, और हुँ, तेल का भाव, आई थिंक करीबन तेल का भाव 70 के दशक में 10 गुना बढ़ा था 10 साल में। कमाल का रैंप अप था ऑयल प्राइसेस में। And as the oil price ramped up, the Federal Reserve kept hiking rates, और यूएस स्टॉक मार्केट मेरे ख्याल से 15 साल में जीरो रिटर्न दिलाई थी, राइट। तो लास्ट ईयर काफ़ी लोग उछलने लग गए कि भैया हमारी भी ये दशा होने वाली है, एंड हमको हमारे सेल्स टीम को फ़ोन कॉल आने लग गए कि आप लोगों ने ये महंगे स्टॉक्स ले लिए हैं और दुनिया में इतनी विपत्ति आ गई है, अब तो अंधकार ही अंधकार आने वाला है, राइट। And that's, when we sat down and thought, is this a valid comparison? And our point was, it isn't a valid comparison. सेम दशक 70 के दशक में जब यूएस स्टॉक मार्केट में जीरो रिटर्न दिया, जापान के स्टॉक मार्केट ने करीबन 4 गुना रिटर्न बना के दिया, राइट। यूएस स्टॉक मार्केट की कंपाउंडिंग जीरो, जापानी स्टॉक मार्केट की कंपाउंडिंग डॉलर टर्म्स में 20%, डॉलर टर्म्स में
20%, राइट? सेम ऑयल प्राइस रैंपिंग अप 10x, यूएस इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, जापान की इकोनॉमी आगे चलती रही। क्यों हुआ ऐसा? तीन चीज़ें जापान ने किया, और वही चीज़ तीन चीज़ें हम अपने न्यूज़ लेटर्स और ब्लॉग्स में क्लाइंट्स को समझाते रहते हैं जो इंडिया कर रहा है। पहला चीज़ जापान ने जो किया, जापान ने अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट किया फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक स्टील टू कैपिटल लाइट इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? आज जापान इज नोन द वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। वो पिवट, वो शिफ्ट एक्चुअली 70 के दशक में नीरज आई थी, और बाय डूइंग दैट जापान रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। हमारा देश भी सिमिलरली सर्विसेज ओरिएंटेड, हमारी इकोनॉमी आधी सर्विसेज में है, विच इज़ नॉट वेरी एनर्जी इंटेंसिव। एंड जैसे जापान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स थे, हमारे इंडस्ट्री, हमारे केस के लिए, हमारे कंट्री के लिए सर्विसेज का अहम रोल रहा है। दूसरा चीज़ जो जापान ने किया वाज शिफ्टेड अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, स्पेशली पेट्रोलियम, टू हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड सोलार, राइट? सोलार तो वहाँ पे कम है, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर स्पेसिफिकली, राइट? तो उनका डिपेंडेंस ऑन ऑयल रेडिकली कम किया गया 70 से 1970 से 1985 तक। हमारे केस में भी ये आपको सेम ट्रेंड दिख रही है। इंडिया में सोलार, हमारे में हाइड्रो उतना ज़्यादा नहीं है, हमारे केस में सोलार काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, राइट? और तीसरा जो ट्रेंड था, बिकॉज जापानीज पीपल वर हैवी सेवर्स, राइट? जापान विख्यात है, मशहूर है फॉर हैवी सेविंग्स, और वो सेम ट्रेंड इंडिया में दिख रही है। जापानीज सेविंग्स को गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम के जरिए से वो सेविंग्स हिटाची, पैनासोनिक, कैनन, सोनी जैसे कंपनीज की तरफ चैनल किए गए। बैंक्स ने डट कर पैसा बांटा टू वेल रन जापानीज conglomerates। इंडिया में भी वो सेम स्टोरी लास्ट 7-8 साल में दिख रही है, जहाँ पे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। वन ऑफ द की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, धीरज, हैज बीन रैपिड इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल सेविंग्स, राइट? आई वुड लव टू सबमिट, आई वुड लव टू बिलीव दैट आप और हम इस प्रोग्राम में इसलिए जुड़े हुए हैं कि आप और मैं बहुत अच्छे स्किल से काम करते हैं। आई एम श्योर यू एंड आई आर स्किलफुल, बट आई सस्पेक्ट आवर businesses wouldn't be as big had we not seen rapid financialization in India in the last 5 years, where demat accounts have gone up 7x, mutual fund inflows have gone up 7-8x, and similarly PMS इंडस्ट्री में भी मेरे को सेम डेटा दिख रही है। सो फाइनेंशियलाइजेशन जापान में हुई, उससे जापानीज इंडस्ट्री को फायदा हुआ। फाइनेंशियलाइजेशन इंडिया में हो रही है, उससे वेल रन कंपनीज को फायदा है। सो low energy intensity shift away from fossil fuels and heavy financialization which drags down the cost of capital for well run companies। ये तीनों चीजें जापान के 70s के दशक में क्रिटिकल थे, जिससे उसकी वो मार्केट आगे भाग पाई 20% डॉलर कंपाउंडिंग, जबकि यूएस मार्केट बिल्कुल अंडा रिटर्न, जीरो रिटर्न दिलाई। तो यही हम पॉइंट मेक कर रहे थे लास्ट ईयर, जब लोग पैनिक में बोल रहे थे कि सब कुछ खत्म है क्योंकि तेल का भाव चढ़ गया है और फेडरल रिजर्व रेट हाइक कर रही है। बट इसके बाद अगर हम देखें तो हमें ये दिखता है कि जापान में भी स्टेगनेंसी आई। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 95 के बाद से जापान जो है वो स्टेगनेंट रहा, और अभी तक मेरे ख्याल से कहा हाँ जाता है जी। कि उसने जीरो रिटर्न्स बना के दिए जापान की मार्केट ने आने वाले 10-20 साल में। तो इसको आप कैसे देखेंगे? मतलब इंडिया क्या 20 साल बाद उस पोजीशन में पहुंच जाएगा, या उससे भी कुछ काउंटर मेजर्स अभी से लेना शुरू करने चाहिए? हाँ जी। सो देखिए, जापान की इकोनॉमी, जापान की स्टॉक मार्केट 89 में पीक की थी। तो 70s का तो ऑयल इन्फ्लेशनरी सर्ज में जापान ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। 1989 तक भी पूरा रॉकेट की तरह वो मार्केट चला। आई थिंक फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 टू 1989, that is the world, that's the best performing stock market in recorded history। 1945 to 1989 जो जापानी स्टॉक मार्केट ने कर दिखाया, दुनिया के किसी और मार्केट ने वो प्रदर्शन नहीं दिखाई। एंड फिर आपने ठीक बोला, फिर उसके बाद 20 साल वो स्टॉक मार्केट सो गया, राइट? नाउ इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा मेरे मेरे रीडिंग से, जापान में एजिंग आ गई, पॉपुलेशन उनकी एज करने लग गई। आज इट्स द ओल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक, इट्स द मोस्ट मैच्योर, द ओल्डेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। और एक बार एक कंट्री एज करती है, उससे कंजम्पशन उसका पूरा रुक जाता है। कंजम्पशन ग्रोथ रुक जाता है। सो 89 के बाद से जापान की एजिंग शुरू हो गई, कंजम्पशन ग्रोथ धीमा पड़ गया, वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो गए, और फिर एक्सपोर्ट्स का इंजन कुछ हद तक चाइना ने उनसे खींच लिया 2000 के आसपास, राइट? सो अगर हमारे इंजन टूट जाए, अगर हमारा जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, टिपिकल इंडियन का एज है केवल 28 वर्ष, राइट? अगर हमारा पॉपुलेशन एज करना शुरू कर दे और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन इंजन टूट जाए और हमारा एक्सपोर्ट इंजन बन ना पाए, तो बिल्कुल हमारी भी वही स्थिति कभी ना कभी आएगी। बट आज वो मुद्दे हमारे सामने खड़े नहीं है। पॉपुलेशन बहुत यंग है, 28 का एज आई सेड मीडियन एज है।
जॉब क्रिएशन इन द फॉर्मल सेक्टर रिकॉर्ड रेट पे चल रहा है। ईपीएफओ हुँ, के डेटा के मुताबिक साल में करीबन 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। 3 साल लगातार 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं, नीरज जी। एंड एक्सपोर्ट्स का जो आईटी सर्विसेज, एपीआई, फार्मास्यूटिकल्स, बेसिकली नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट्स इज प्रॉब्ली ग्रोइंग एट द हेल्थीएस्ट रेट आई हैव सीन इन 15-16 ईयर्स। तो ये मुद्दे हमारे सामने भी, जो जापान के मुद्दे 90 के दशक में उनको फेस करना पड़ा, कभी हमारे सामने भी आएंगे। बट मेरे ख्याल से वो एटलीस्ट 10 साल दूर है आज। हुँ, हुँ। मतलब सही, बिल्कुल सही पॉइंट पे हम लोग एज़ फार एज़ इन्वेस्टर इज़ कंसर्न्ड। हाँ जी, एज फार एज एन इन्वेस्टर इज कंसर्न, सही पॉइंट दो अलग अलग तरीके से हुँ, हैं। एवरेज अगर मीडियन एज एक कंट्री का 28 है, तो जाहिर है पॉपुलेशन में बहुत सारे यंग लोग हैं हुँ, जिनके पास 30-40 साल सेविंग्स के लिए सामने हैं। हुँ, राइट, इफ यू आर यंग यू हैव टू सेव थ्रू एक्विटीज। कोई दूसरा एसेट क्लास आपके लिए इंडिया में पैसा बना के नहीं देगा। तो वो तो पहला मुद्दा है, दैट वी आर इन द राइट पॉइंट। एंड दूसरा एरिया वेयर वी आर एट द राइट पॉइंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव इज, जैसे आरबीआई बार बार बोलता रहता है, आरबीआई के डेटा के मुताबिक हुँ, 95% इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ फिजिकल एसेट्स में जुड़ी हुई है, हुँ, मतलब कि गोल्ड और रियल एस्टेट। हुँ, और उसमें कुछ खास इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आती नहीं है। हुँ, ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस रियल एस्टेट और गोल्ड आपको पोस्ट टैक्स बेसिस में इन्फ्लेशन ज़्यादा दिलाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। हुँ, तो वो दूसरा मुद्दा है। वी हैव गॉट सो मच इन फिजिकल, हुँ, वी हैव सो मच वेल्थ इन फिजिकल। मेरे मेरे अनुमान से इंडिया का 9-9.5 ट्रिलियन रुपीस हाउस होल्ड सेविंग्स लगा हुआ है। हुँ, Sorry, no, 9-9.5 ट्रिलियन डॉलर्स, हुँ, 9-9.5 ट्रिलियन डॉलर्स we have in physical savings, which don't really give real returns after adjusting for inflation and taxes. तो वहाँ पे भी एक शिफ्ट ओवरड्यू है। एज वी सेड, पॉपुलेशन भी यंग है। दोनों दोनों तरीके से देखें, हुँ, इंडिया का नेक्स्ट 10 साल एक बम्पर 10 साल रहेगा इक्विटी इन्वेस्टिंग के नज़रिए से। हुँ, राइट। अ, आपने एक एक रीसेंट इंटरव्यू में एक बिज़नेस चैनल पे बोला था कि फ़ियरफुल मार्केट में इन्वेस्टर्स जो हैं वो सस्ता स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। सस्ता स्टॉक्स आपने वर्ड यूज़ किया था ओवर द क्वालिटी स्टॉक्स। तो किस कॉन्टेक्स्ट में था, इसको अगर थोड़ा-सा समझाएँ तो? जी। तो देखिए, वी हैव ऑल, लीविंग असाइड इन्वेस्टिंग, हम सब लोग बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, हुँ, बिस्किट खरीदते हैं, अलग 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 चीज़ें जाके खरीदते हैं। जो यंगस्टर बाजार नहीं जाते वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हुँ, तो आप सबने देखा होगा, जब हम जल्दबाजी में कुछ लेते हैं, हुँ, जब हड़बड़ाहट में कुछ लेते हैं, जब दिमाग स्क्रैम्बल्ड होता है, हुँ, जब ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर दिमाग का अप्लाई नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, सस्ता चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि लगता है और कुछ तो समझ आ नहीं रहा। कौन हुँ, सा बिस्किट का पैकेट लूँ, समझ नहीं आ रहा, तो सस्ता बिस्किट ले लेता हूँ। हुँ, कौन सा संतरा लूँ या कौन सा सेब लूँ, समझ नहीं आ रहा, तो जो सस्ते में दे रहा है उसका ले लेता हूँ, राइट। सो जब हम हड़बड़ाहट में होते हैं, जब हमारा दिमाग स्क्रैम्बल्ड होता है, तब हम प्राइस पे फोकस करते हैं, बिकॉज इट्स द इजीएस्ट मेट्रिक टू फोकस ऑन, सबसे आसान मेट्रिक है। हुँ, तो समथिंग सिमिलर हैपेंस व्हेन पीपल गेट डिसोरिएंटेड, व्हेन दे गेट स्कैर्ड। तो लास्ट ईयर, ट्रूथ बी टोल्ड, प्लेंटी हैपेंड लास्ट ईयर टू हुँ, स्केयर इन्वेस्टर्स। पहला तो हुँ, एक युद्ध शुरू हो गया विद ग्लोबल हुँ, ग्लोबल न्यूक्लियर सुपर पावर के साथ, एक हुँ, युद्ध शुरू हो गया। हुँ, दूसरा, चाइना ने पूरा आई बॉल टू आई बॉल खेला अमेरिका के साथ थ्रू आउट द ईयर। जी जिनपिंग और जो बाइडन ने पूरा सर आई बॉल टू आई बॉल, एक सेमीकंडक्टर के मुद्दे पे, बट कभी कभी लगा ताइवान के केस में भी एक शोडाउन होने वाला है। हुँ, और तीसरा, इस इन सारे चीज़ों के साथ ही साथ इन्फ्लेशन तोड़ के आ गया वेस्ट में भी, इंडिया में भी। तो तीन अलग अलग हुँ, तरीके से लोग डिसोरिएंट हो गए, स्क्रैम्बल्ड हो गए। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये भाड़ में जाए एशियन पेंट्स और पीडिलाइट और टाइटन और एचडीएफसी बैंक और डिवीज लैब, हुँ, लेट्स लोड अप ऑन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, हुँ, लेट्स लोड अप ऑन आईटीसी, लेट्स लोड अप ऑन कोल इंडिया। मैं तीन स्टॉक उदाहरण के तौर पे यूज कर रहा हूँ। हुँ, उन्होंने ये तीन स्टॉक ले लिया बिकॉज उनको लगा पावर ग्रिड तो सेफ है भैया, बिजली तो आती रहेगी घर में, और सरकार एक मिनिमम आरओई पावर ग्रिड को देता है, हुँ, 14-14.5% अधिक एक कैप है हुँ, उसके आरओई पे। सिमिलरली आईटीसी, लोग तो सिगरेट पीते रहेंगे, आईटीसी कमाता रहेगा। और कोल इंडिया, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, कोल मोनोपोली है। लोगों ने इस प्रकार के स्टॉक अच्छे से समेट लिए, और हुँ, ये सारे स्टॉक्स ने शानदार प्रदर्शन दिखाया हुँ, 2022 में। तो हुँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसी हुँ, चीज़ें होती रहती हैं। हुँ, वेदर वी आर बाइंग संतरा और सेब हुँ, इन द सब्जी मंडी, हुँ, और वेदर वी आर बाइंग स्टॉक्स, जब दिमाग स्क्रैम्बल्ड होता है, हुँ, यू विल यूज प्राइस एज अ मेट्रिक। व्हेन यू यूज प्राइस एज अ हुँ, मेट्रिक, यू विल से ये बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक से दूर रहते हैं, लेट्स बाय स्टेट हुँ, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड पीपल लाइक अस हैव सीन दिस सेवरल टाइम्स इन आवर लाइफ। हुँ, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहते हैं। अगर हुँ, कंपनी का धंधा अच्छा चल रहा है,
और स्टॉक नहीं चल रहा तो हम ज़्यादा वो स्टॉक खरीद लेते हैं। राइट। सो 2022 की बात करें तो इन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम लोग मार्सलिस की पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म हाँ नहीं जी। किया। बट एट द सेम टाइम आप हमेशा फोकस करते हैं कि अर्निंग्स, अगर अर्निंग्स बढ़ रही है कंपनी की तो हमें कंपनी के साथ बने रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर एक हम बॉल पार्क फिगर जानना चाहें आपसे कि आपकी जो पोर्टफोलियो की हाँ कंपनीज है जी। उनकी अर्निंग में कितनी ग्रोथ रही, ऑल दो स्टॉक प्राइस में ग्रोथ नहीं रही या पोर्टफोलियो के रिटर्न्स नहीं बने, लेकिन अर्निंग्स में कितनी ग्रोथ रही ओवरऑल? हाँ जी। तो अगर हम ये करंट फिस्कल का एच FY23 का FY द ईयर एंडिंग मार्च 23 के पहले 6 महीने लें, क्योंकि पहले 6 महीने के रिजल्ट्स तो आ चुके हैं। तो पहले 6 महीने में अक्रॉस आवर पोर्टफोलियोज वेदर वी लुक एट कंसिस्टेंट कंपाउंडर जो हमारी लार्ज कैप पोर्टफोलियो है, राइजिंग जायंट्स जो हमारी मिड कैप पोर्टफोलियो है, किंग्स ऑफ कैपिटल जो हमारी फाइनेंशियल सेंट्रिक पोर्टफोलियो और लिटिल चैम्प्स जो हमारी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है। पहले 6 महीने में अर्निंग्स कंपाउंडिंग 20 से 25% के बीच में रही है हमारे सारे पोर्टफोलियोज में, राइट। एंड एज यू सेड नीरज, लास्ट 12 महीने में हमारे सारे के सारे पोर्टफोलियोज करीबन जस्ट टू ब्रॉडली 10% डाउन है, राइट। सो कुछ पोर्टफोलियो थोड़ा कम है, कुछ थोड़े ज़्यादा है, बट लास्ट 12 महीने में रफली रफली हमारे पोर्टफोलियोज 10% डाउन है। बट अर्निंग्स ग्रोथ लास्ट 6 महीने में 20 से 25 के बीच में है। एंड देयरफॉर जहाँ जहाँ पे हमको हमको दिख रहा है कि धंधा अच्छा चल रहा है, फ्रेंचाइज ज़बरदस्त है, तगड़ी है, लेकिन मार्केट वो स्टॉक बेच रही है, स्टॉक टूट रहा है, हम वो स्टॉक और ज़्यादा उठा रहे हैं। तो एक उदाहरण देता हूँ, डिवीज़ लैब का उदाहरण लेते हैं। डिवीज़ लैब का डिवीज़ लैब इज़ द लार्जेस्ट एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मेकर इन इंडिया। करीबन 25 साल से मुरली डिवी इस क्षेत्र में जमे हुए हैं। दुनिया के 20 लार्जेस्ट एपीआईज में से 10 में इनका एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है। नाउ कोविड के दौरान मर्क जो एमएनसी दवाई की कंपनी है वो इनके पास आई, काफ़ी डिलीजेंस करके उन्होंने, मर्क ने बोला डिवीज़ को कि आप मोलनुपिराविर बनाइए हमारे लिए, कोविड की दवाई, आवश्यक दवाई। और करीबन 4 महीने में डिवीज़ ने पूरा ग्लोबल डिमांड का भरपाई कर दिया मोलनुपिराविर पे। तो ज़ाहिर है जब इस टाइम लास्ट ईयर जब कोविड का प्रहार कम हुआ, मोलनुपिराविर की डिमांड भी कम हुई, डिवीज़ की अर्निंग्स ग्रोथ भी कम हुई, तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स हमारे देश में उत्तेजित हो गए ले लेके। उन्होंने बोला देखिए डिवीज़ महंगी स्टॉक है और मोलनुपिराविर का डिमांड चला जाएगा तो अगले 2 साल इसकी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी नहीं। तो स्टॉक करीबन 35% टूट गया। इन द लास्ट, अगर मैं लास्ट 12 महीने की बात करूँ, स्टॉक 35% टूट गया। वी लुक्ड एट डिवीज एंड सेड बिजनेस में तो हमको कुछ भी कमजोरी नजर नहीं आ रही, राइट। कस्टम सिंथेसिस में या एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों में इसका दमदार फ्रेंचाइज है। किसी भी हमारे अगर बड़े एमएनसी फार्मा कंपनी से बात करें, फाइजर, ग्लैक्सो, मर्क, कोई भी बड़ा एमएनसी फार्मा फार्मा कंपनी से बात करें, ग्लोइंग टेस्टिमोनियल्स मिलता है कि किस लिए वो मुरली डिवी पे बार बार भरोसा करते हैं अपने सबसे अहम दवाइयाँ लेके। सेकेंडली हमने देखा कि चाइना जो अप्रोच ले रहा है यूएस के प्रति, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द यूएस रेगुलेटर, बिफोर द यूएस एफडीए टेल्स यूएस फार्मा कंपनीज कि आप इंडिया से ज़्यादा दवाई खरीदिए, चाइना से कम लीजिए। चाइना इंडिया के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा एपीआई बनाता है, इट्स अ मैसिव प्रोड्यूसर ऑफ एपीआई। हमारा देश केवल 20-30 बिलियन डॉलर एपीआई बनाता है, चाइना 300 बिलियन के आसपास बनाता है। सो हमने बोला कि अगर हम चाइना अपना 10% मार्केट शेयर भी हमको दे दे, मतलब इंडिया अगर 10% मार्केट शेयर चाइना से ले ले, इंडिया में एपीआई प्रोडक्शन डबल हो जाएगा अगले 3 साल में। एंड सबसे जमा हुआ प्लेयर एपीआई में डिवीज़ है। तो जैसे जैसे स्टॉक टूटता रहा, रफली 35% टूटा है, हम वैसे वैसे और खरीदते रहे। अभी भी खरीद रहे हैं, अभी भी हमारे ख्याल से आपको बेसिकली 100 रुपये का डिवीज़ का फेयर वैल्यू अगर मानिए, डिवीज़ का फेयर वैल्यू मानिए 100 रुपीज़ है, मार्केट ये स्टॉक आपको 50 रुपये में दे रहा है। इफ यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू प्रिसाइज शेयर प्राइसेस, आई थिंक अगर डिवीज़ का हम शेयर प्राइस मान के चले, आई थिंक 6,000 के आसपास, 6,700 के आसपास शेयर प्राइस होगा। 3300 के आसपास मेरे ख्याल से डिवीज़ का शेयर हाँ। 3300 के आसपास शेयर प्राइस है। हमारा फेयर वैल्यू 6,700 6,800 के आसपास है, राइट। सो आपको 100 रुपये की चीज़, 100 रुपये का अमरूद आपको 50 रुपये मिल रहा है, तो जाहिर है हमारे ख्याल से हमको ये ज़्यादा लेना चाहिए ना। दूसरे लोग क्या करेंगे, वो वेट करेंगे डिवीज़ लैब की घोषणा के लिए कि हमको मोलनुपिराविर के आगे दवाई मिली है, या तो वो वेट करेंगे कोविड की अगली लहर आएगी, राइट। अब हमको पता नहीं कोविड की अगली लहर आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी नहीं पता हमको। हमको ये भी नहीं पता डिवीज़ का अगला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आएगा, बट हमको ये पता है
कि मुरली डिवी की जो स्किल सेट है, डिवीज लैब की जो स्किल सेट है, हुँ, इनके स्किल सेट के मुताबिक इनको धंधा मिलता रहेगा, मोटा धंधा मिलेगा। इसलिए हम जब स्टॉक हुँ, टूटती है, बड़ा पोजीशन बनाते हैं। हुँ। इसमें मेरा मेरा डिवी स्पेसिफ़िक एक आपसे एक और क्वेश्चन है। आपने हाँ जी। हमेशा जब भी आप किसी इंटरव्यू पे गए हैं, जब भी कहीं पे बातचीत करी है, तो आपने हमेशा बोला है कि मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जिसको हम लोग माइंड में रखते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, हाँ जी। राइट? एंड डिवी के केस में आपने अभी-अभी हमारी बातचीत में आई थिंक हमने 3-4 बार मुरली डिवी जी का नाम जो है वो ले लिया है। तो क्या सक्सेशन इश्यू नज़र आते हैं यहाँ पे? कोई और व्यक्ति इस कंपनी को इस हिसाब से मैनेज कर पाएगा आगे चल के? कुछ ऐसे इश्यूज़ आपको नज़र आते हैं? हाँ जी। तो देखिए, जहाँ तक हमको समझ आता है कि किरण डीवी, मुरली डीवी के जो बेटे हैं, किरण डीवी जी, हुँ, वो मार्केटिंग का पूरा ज़िम्मेदारी वो सँभालते हैं। और मुरली डीवी जी सारा लैब में जो केमिस्ट्री का जो दिमाग वाला काम करना होता है, जो हुँ, इनोवेशन केमिस्ट्री के आस-पास होते हैं, मुरली डीवी जी सँभालते हैं, हुँ, राइट? लैब में कुछ उनके साथ जुड़े हुए कुछ और नज़दीकी वर्कर्स हैं। हुँ, काफ़ी हद तक जहाँ जहाँ तक हमको समझ आता है, ये भी रिलेटिव्स ही हैं मुरली डीवी के। द रीज़न ये लोग रिलेटिव्स हैं, जो कोर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इनकी, जो कोर प्रोसेस सीक्रेट्स हैं, वो काफ़ी करीबी के साथ वो फैमिली के अंदर ही रखते हैं। बिकॉज़ अगर वो आपको हुँ, प्रोसेस सीक्रेट्स प्राप्त हो गए, तो कल को नीरज या सौरभ भी हुँ, अपना एपीआई हुँ, मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोल सकते हैं। सो सो राइट। दैट सेटअप गिव्स अस अ डिग्री ऑफ कंफर्ट कि सक्सेशन प्लानिंग है। हुँ, बट हाँ, अगर हम कंपेयर करें डिवीज़ लैब को टू से एचडीएफसी बैंक या हुँ, एशियन पेंट्स या टीसीएस, तो ज़ाहिर है डिवीज़ हुँ, लैब की सक्सेशन प्लानिंग एचडीएफसी बैंक या टीसीएस या एशियन पेंट्स के साथ कमज़ोर है उनके कंपैरिजन में। एंड उसी मुताबिक हमारी हुँ, पोजीशन साइजिंग, उसी मुताबिक हमारी फेयर वैल्यू एडजस्टेड रहती है। तो लेट मी पुट इट अनदर वे, अगर डिवीज़ लैब की सक्सेशन प्लानिंग टीसीएस के समान जैसे होती है, टीसीएस जैसे सबको पता होगा, टीसीएस का 40 साल में 4 सीईओ रहे हैं। वो चारों सीईओ हुँ, काफ़ी यंग उम्र में टीसीएस जॉइन करके धीरे-धीरे सीईओ का ओहदा उनको मिला है। कमाल की सक्सेशन प्लानिंग है, 4 दशक में 4 सीईओ। अगर इसी प्रकार का सक्सेशन प्लानिंग हुँ, डिवीज़ लैब में होता नीरज, तो हम बोलते हैं फेयर वैल्यू शायद इसकी 6,700 नहीं, फेयर वैल्यू शायद इसकी 8,000 के आसपास हो जाती। सो अगर बिकॉज़ नहीं है, हमारा मॉडल हुँ, उसको एडजस्ट करके फेयर वैल्यू को घटाता है उस मुताबिक। ओके। अच्छा, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा जो कई बार मुझसे भी कई लोगों ने पूछा और आपसे भी डेफ़िनेटली कई लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा। पीएमएस में आने के लिए एक मिनिमम एक बेंचमार्क है, एक रिक्वायरमेंट है कैपिटल की कि इतने कैपिटल के साथ ही आप जो है पीएमएस में एंटर कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हाँ जी। पीएमएस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर बेंचमार्क। तो वो लोग आपकी एक्सपर्टीज़ का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? कैसे आपके साथ वो जुड़ सकते हैं? तो देखिए, जैसे पीएमएस का 50 लाख का जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ स्टीप रिक्वायरमेंट फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। आई वुड सस्पेक्ट दैट अ, हुँ, 80% ऑफ पीपल जो हमारी किताबें पढ़ते होंगे, जो हमारे न्यूज़लेटर्स और हमारे वेबसाइट पे आके जो ब्लॉग पढ़ते होंगे, उनके लिए शायद ये 50 लाख की रकम काफ़ी ऊँची है। तो इसलिए हमने 2 चीज़ें की हैं हुँ, ऐसे हुँ, व्यक्तियों के लिए। पहला तो है, पूरा वेबसाइट में सब कुछ फ्री है। सारे हमारे वेबिनार्स, सारे न्यूज़लेटर्स, सारे ब्लॉग्स हम फ्री फ्री डाल देते हैं। हमारे प्रीटी मच सारे पोर्टफोलियोज़ नीरज, उनके नाम, हुँ, स्टॉक के नाम हुँ, अलग-अलग प्रोडक्ट्स के नीचे वेबसाइट पे है। तो अगर आप हमारे वेबसाइट में जाएँगे, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के न्यूज़लेटर्स अलग हैं, लिटिल हुँ, चैम्प्स के न्यूज़लेटर्स अलग हैं, राइजिंग जायंट्स के अलग हैं, और हर एक न्यूज़लेटर में हर एक सारे पोर्टफोलियोज़ हमने दिखा दिया है, जिससे कि जिसके पास 50 लाख नहीं है, वो हमारे हुँ, रिसर्च का फ़ायदा हुँ, उठा सकते हैं। हुँ, दूसरी चीज़ जो काफ़ी रेगुलेटरी काम करने के बाद हमने एस्टैब्लिश किया है, हमने एक सब्सिडरी बनाई, जिसमें हमने एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लाइसेंस लिया। मार्सेलस ने एक सब्सिडरी बना के हुँ, आरआईए का लाइसेंस लिया, हुँ, और उस लाइसेंस के हुँ, ज़रिए हमने एक मेरिटोर क्यू नाम का एक एडवाइज़री पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। मेरिटोर क्यू में हुँ, मिनिमम टिकट साइज़ केवल 10 लाख है। 50 लाख की जगह 10 लाख है। उससे हुँ, कम बनाना थोड़ा मुश्किल बन गया, बिकॉज़ स्टॉक प्राइसेज़ ऑफ द इन्वेस्टी स्टॉक्स आर सच कि 10 लाख के नीचे पोर्टफोलियो बन नहीं पा रहा था। सो जिनके पास 50 लाख नहीं है, जो मार्सेलस के हुँ, इन्वेस्टिंग शैली को पसंद करते हैं, वो मेरिटोर क्यू के साथ जुड़ सकते हैं। हुँ, एंड मेरिटोर क्यू में हमने हुँ, मार्सेलस की जो ट्रेडिशनल सोच है, क्लीन कंपनी, अच्छी कैपिटल एलोकेशन, हुँ, दमदार कंपाउंडिंग, अच्छी फ्री कैश फ्लो, और साथ ही साथ प्राइस टू फ्री कैश फ्लो में हुँ, भी सेंसिबली प्लेस्ड मार्सेलस की ट्रेडिशनल शैली के साथ आप जुड़ सकते हो। बट मेरिटोर क्यू में हुँ, पोर्टफोलियो 40 स्टॉक की है, बिकॉज हमको समझ आ गया कि 10 लाख का जो निवेशक होगा, उसकी शायद रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम होगी,
कंपेयर टू 50 लाख का निवेशक। तो हमने इस पोर्टफोलियो को 40 से 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, वेयर ट्रेडिशनल जो हमारे पीएमएस पोर्टफोलियोज हैं उनमें टिपिकली 15 स्टॉक होते हैं। मेरिट और क्यू में 40 से 50 स्टॉक है, बट मार्सेलस का ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग उपलब्ध है। एंड ये आप हमारे वेबसाइट पे आके ढूंढ सकते हो, या अगर आप कोई ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हो, ब्रोकर वो ये पोर्टफोलियो एक्सेस कर सकता है वेल्थ डेस्क के जरिए से। राइट। ओके। आपसे जब भी बात हुई है तो क्रिकेट के बारे में ज़रूर चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि आपकी हमारी कोई बातचीत बिना क्रिकेट की चर्चा के तो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो आज बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली का भी एक बड़ा, मैं बोलूँगा, टफ हाँ जी। फेज़ रहा, राइट? और ऐसे ही पोर्टफोलियोज़ का भी, सबके पोर्टफोलियोज़ का काफ़ी टफ फेज़ रहता है। बट एक 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 बॉटम पॉइंट क्या है कि यहाँ तक जो है हमें अलाउ करना चाहिए कि चलो पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग वेट कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं। एक कोई तो हमारे पास, जैसे बोलते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉप लॉस होगा, या बिना किसी स्टॉप लॉस के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं विराट कोहली की और किसी क्रिकेटर की बात करूँ तो कोई तो जो बीसीसीआई होंगे, सेलेक्टर्स होंगे, वो एक तो स्टॉप लॉस लगा के चलते होंगे कि इसके बाद हम चेंज करेंगे। तो देखिए, स्टॉप लॉस का कभी मेरे को लॉजिक समझ खास आया नहीं है। आई नो काफ़ी काफ़ी हुँ, लोग एडवाइस करते हैं कि आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। सो लेट्स गो थ्रू इट हुँ, लॉजिकली। सो लेट्स टेक अ क्रिकेटर, हुँ, लेट्स टेक विराट कोहली, राइट? सो जैसे आपने बिल्कुल हुँ, ठीक बोला, उनकी एक पुअर रन ऑफ फॉर्म रही। काफ़ी लोग बोलने लग गए कि इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। टू माई अम्यूजमेंट, टू माई डिसअपॉइंटमेंट, कुछ दिग्गज खिलाड़ी भी बोलने लगे, कुछ इंडियन दिग्गज खिलाड़ी, उनमें से एक्स इंडिया कैप्टन, जब वो कैप्टन थे तब भी उनकी हुँ, कैप्टनसी थोड़ी मेरे को समझ नहीं आती थी। और वो कैप्टनसी हुँ, छोड़ने के बाद उन्होंने लास्ट ईयर बोला कि विराट कोहली को भी ड्रॉप कर देना चाहिए। नाउ नाउ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट क्रिकेटर, मैं सिर्फ स्कूल के लिए खेला था और कॉलेज के लिए एक बार खेला था, तो मैं एक्सपर्ट क्रिकेटर नहीं हूँ। बट हुँ, मैं देख रहा था कि हुँ, विराट कोहली जब बैटिंग करते हैं वो 40-50 कर पाते हैं, कि वो आंकड़ा भी नहीं क्रॉस कर पाते हैं। When he was batting, he looked to be batting to a reasonable amount of fluency, and then he would commit a unforced error, अगर हम टेनिस का एक jargon ले ले। एंड इन पैरेलल हम जैसे लोग जब अखबार पढ़ते हैं या क्रिकेट के वेबसाइट देखते हैं कि कीपर आई आउट की कोई डिसिप्लिनरी इशू हो रहा है या नहीं, क्रिकेटर अयाशी कर रहा है या नहीं। अगर क्रिकेटर डिसिप्लिनरी हुँ, इशू में नहीं फंस रहा, अयाशी नहीं चल रही, हुँ, उसका गेम रिलेटिवली सॉलिड लग रहा है, my point would be to that ex India captain who said that Virat Kohli should be dropped. My point would have been कि देखिए, इनकी ट्रैक रिकॉर्ड जो है, इनकी जो स्किल सेट है, स्पेशली इन सुपर डिफिकल्ट कंडीशंस, इनकी जो परफॉर्मेंस रही है प्लेसेस लाइक इंग्लैंड, प्लेसेस लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो इनको तो ड्रॉप करने का कोई सवाल ही नहीं है। हुँ, यू होल्ड ऑन टू दिस हुँ, दिस मैन एंड हिज टैलेंट, राइट? एंड देयरफॉर जब उनका टर्न अराउंड आया, फिर वाह वाह करने शुरू कर दिए लोग, तब भी मेरे को कुछ सरप्राइज नहीं लगा। यू नो, फ्रॉम व्हाट आई न्यू ऑफ क्रिकेट, दिस मैन वाज एन एक्सेप्शनल टैलेंट एंड ही वाज गोइंग टू डिलीवर। अब वो कब डिलीवर करेगा, वी डिडंट नो। सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस टू स्टॉक्स। हुँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स हुँ, टेक डिवीज लैब, सिंस वहां पे हमने मुद्दा छेड़ा है। तो डिवीज लैब 35% डाउन है। हुँ, अब मैं स्टॉप लॉस लगा के बेच दूं क्या इसको? काफी लोग काफी फंड मैनेजर्स का मैंने सुना है ऐसे होता है, 30% पे स्टॉप लॉस होता है, फिर बेच दो। बट बेचूं तो हुँ, क्यों बेचूं? हुँ, बिकॉज फंडामेंटली तो मेरे को कुछ हुँ, इशू लग नहीं रही, राइट? एज वी डिस्कस्ड, एपीआई के क्षेत्र में और कस्टम सिंथेसिस में ये जमे हुए हैं। आज भी हम लास्ट वीक वी डिड अनदर चैनल चेक विद वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मा कंपनीज। फिर से ठोस आया कि इस कंपनी के ड्रग हुँ, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया में। एंड एज वी सेड, चाइना का सिचुएशन काफ़ी संगीन है, एंड वहाँ से एपीआई मार्केट शेयर आना वाजिब है। तो अगर वहाँ पे इस एपीआई मार्केट शेयर चाइना से कभी ना कभी आएगा और विदेशी कंपनी भरकर मुरली डीवीजी को ऑर्डर देंगे, तो क्यों हम बेच दें 35% ड्रॉडाउन पे? हमको और लेना हुँ, चाहिए। एंड इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट वन मोर स्टेप फॉरवर्ड, नीरज, अगर हम 2008 में वापस जाएं, 2008 हुँ, में मेरे को याद है निफ्टी गिरा था करीबन 60%, right? Nifty हुँ, fell 60% that year, right? हुँ, If you and I were equity investors in हुँ, and invested in the Nifty, should we have sold the Nifty at 60% drawdown, हुँ, or हुँ, should we have bought more of the Nifty, right? We were living in India. Assume we are living in India, हुँ, Indian people हुँ, living in हुँ, India. हुँ, Country अच्छी कर रही है, right? Economy growing at a reasonable rate. Nifty down 60%. हुँ, We should buy, no, हुँ, rather than saying stop loss करके भाग जाओ, we should buy. And हुँ, similarly, हुँ, therefore, in stock specific investing, अगर आपको फंडामेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस सॉलिड लग रही है, राइट? I can हुँ, extend the same point to Dr. Lal Path Labs. हुँ, Fundamentally, rock हुँ, solid performance हुँ, quarter after quarter, हुँ, right? Non-COVID हुँ, business growing at non-COVID business growing at 12%, which was the same rate before COVID, right? Cash flow भर भर के आ रहा है, more than PAT, even more than PAT, cash हुँ, flow फाड़ के आ रहा है in an industry where हुँ, other people struggle to generate free cash flow. हुँ, तो जाहिर है अगर डॉक्टर लाल आधा हो गया था, हुँ, आई थिंक जून, the first 6-7 months of 2022, Dr. Lal halved.
हुँ, So we said in हुँ, July, let's buy more because कंपनी की हुँ, फंडामेंटल परफॉर्मेंस बरकरार, स्टॉक आधा हुँ, ज़्यादा खरीदो. हुँ, That's why I never understood this logic कि स्टॉप लॉस हो गया. हुँ, I still remember हुँ, some of the most famous fund managers in India sold Bajaj हुँ, Finance हुँ, in April 2020 when it हुँ, was down I think 55-60% on this whole stop loss logic कि हमारा हुँ, 30 या 40% का स्टॉप लॉस है, बजाज फाइनेंस 50-60% गिर चुका है. We couldn't understand that. So early May 2020, हुँ, we almost tripled our position in Bajaj Finance हुँ, because we said fundamentally कुछ बदला नहीं है, रॉक सॉलिड फ्रेंचाइज है, हुँ, स्टॉक हुँ, 60% डाउन है, लेट्स ट्रिपल द पोजीशन. कुछ वैसा ही लॉजिक हमारे बाकी निवेश में चलता राइट, है. ये माइंडलेस एल्गोरिथम्स हुँ, की 30% में बेच के भाग जाएंगे, उससे इन्वेस्टिंग थोड़ा हुँ, मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल से. हुँ, राइट। मेरा इसमें एक सवाल है कि ठीक है, चलिए डीवीज़ की बात करें या डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें, काफ़ी नीचे आए और आपने काफ़ी ऐड किया। बट अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाऊँ और मैं बोलूँ कि अगले 4 साल तक इनमें मूवमेंट ही नहीं दिखी है और ऐसा हो जाता है, आपने भी खुद ही बताया कि हो सकता है कि बिज़नेस बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हो, लेकिन प्राइस मूवमेंट ना दे रहा हो आपको। तो क्या तब भी इन्वेस्टर को वेट ही करने की सलाह देंगे आप? या तब आप बोलेंगे नहीं यार अब बहुत हो गया, अब तो ये प्राइस मूवमेंट भी नहीं है और समय भी बहुत सारा जा चुका है। उस केस में क्या थॉट प्रोसेस रहते हैं मार्शलिस्ट के? तो देखिए ये हो चुका है. सो आई वाज नॉट इन इंडिया देन, बट जहाँ पे हमने व्हेन आई लुक बैक एट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स 2000 से 2004, 2000 से हुँ, 2004 आई थिंक एचडीएफसी बैंक की अर्निंग्स कंपाउंडिंग 25-27% थी 4 साल लगातार. हुँ, राइट, हुँ, स्टॉक बिल्कुल चली नहीं 4 साल, मतलब ऐसा भी नहीं कि 10% चली, मतलब बिल्कुल नहीं चली 4 साल. बैंक ने शानदार कंपाउंडिंग दिलाया बट स्टॉक नहीं चली. नाउ अगर वैसा हो रहा है, सपोज कीजिए हुँ, यू एंड आई आर सिटिंग एंड हैविंग दिस डिस्कशन इन 2004, आई वुड लुक टू यू एंड से देखिए नीरज जी, एचडीएफसी बैंक 25% अर्निंग्स ग्रोथ दिखलाया है 2000 से 2004, स्टॉक चली नहीं है. हमारे हुँ, रिसर्च के मुताबिक, हमारे चैनल चेक्स के मुताबिक ये एक अच्छी बैंक है और स्टॉक फ्लैट है, तो हुँ, भर भर के लीजिए. So therefore, see, हुँ, the point I'm driving at is stock price itself doesn't have some massive signaling value, right? What a lot of हुँ, people do is they use the stock price as a way to signal whether they should buy or sell the stock. They make the stock हुँ, price the reference point for understanding the company, which I think is damaging. It's obviously lazy, but हुँ, more practically, it's an extremely damaging way to invest, to focus on the stock price. So आप ऐसा सोचिए, आप स्टॉक प्राइस देखे बिना पहले रिसर्च कीजिए, फिर अगर आउट कीजिए हुँ, फ्रैंचाइज क्लीन है या नहीं, प्रमोटर में अक्ल है या नहीं, फ्रैंचाइज में दम है या नहीं. वो सब करने के बाद आप एक फेयर वैल्यू बनाइए, ये फ्रैंचाइज की फेयर वैल्यू क्या है. राइट, टिपिकली द सॉर्ट्स ऑफ फ्रैंचाइजेस वी हाईलाइट टू द पब्लिक, टिपिकली इनकी इनकी अगर हम माने 15 से 20 साल फ्री कैश फ्लो ग्रो करेगी 20 से 25%. अगर आप सिंपल सा उसका एक्सेल में बिठाएं, 15 से 20 साल, 15 से 20 साल 20 से 25% फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग, हुँ, आपका इंट्रिंसिक पी आएगा करीबन 200 के हुँ, आसपास. Unless the stock is trading at an intrinsic, unless the stock is trading at a PE significantly higher than that, you will actually find a pretty compelling case for buying these stocks. Effectively, the market is giving you 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए में. जब 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए में मिलती है, हुँ, मुझ जैसा डरपोक मिडिल क्लास इंसान भर भर के खरीदता है. हुँ, हुँ, राइट। अच्छा, सेम क्राइटेरिया मुझे ऐसा लगता है कि एक कंपनी में और हुआ जिससे मार्शलिस्ट ने जो है एग्ज़िट ले लिया। आई होप आप इशारा समझ रहे हैं कि किस तरफ हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें अगेन स्टॉक प्राइस काफ़ी समय से मूव नहीं कर रहा था, लेकिन कंपनी जो है वो ग्रो कर रही थी। कंपनी का नाम है आईटीसी और अब स्टॉक प्राइस ने मेरे ख्याल से जो है उसकी ग्रोथ को कैच कर लिया है। तो क्या बदलाव आए हैं आईटीसी में? आज आपका थॉट प्रोसेस क्या है आईटीसी को लेके? उसे एग्ज़िट करते समय क्या थॉट प्रोसेस आपने रखा था? क्या वो इस क्राइटेरिया पे सेट नहीं बैठ रही थी कि ठीक है कंपनी के प्राइस में मूवमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी के कैश फ्लोज़ जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छे बिज़नेसेस के अंदर वो एंट्री ले रही है? सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस आईटीसी हमने एग्जिट क्यों किया. सो सो 2017, 2018 एंड 2019, 3 साल लगातार आईटीसी के एनुअल रिपोर्ट में हमने देखा कि वो लोग जो सरप्लस कैश जो बन रहा है, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कैश जनरेटिव हुँ, फ्रेंचाइजेज इन इन द कंट्री. राइट, उनका जो सिगरेट का जो फ्रेंचाइज है, एक बाहुबली फ्रेंचाइज है, एंड बहुत सारा हुँ, कैश जनरेट करके देता है, बेस्ट पार्ट ऑफ $1 बिलियन ऑफ कैश प्रति वर्ष देता है. हुँ, तो 3 साल लगातार हमने देखा एनुअल रिपोर्ट में कि जो जो कैश सरप्लस आ रहा है वो वापस डाला नहीं जा रहा धंधे में, जिस हुँ, पैमाने पे हमको चाहिए था. हुँ, तो हमने ये मुद्दा मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया 2020 के पहले 6 महीने.
राइट 2020 में पहले 6 महीने हमने डिस्कस किया टू गिव देम क्रेडिट, टू गिव देम लॉट ऑफ क्रेडिट। मैनेजमेंट फर्स्ट इंक्रीज द डिविडेंड पे आउट रेशियो। आई थिंक 70 के आसपास था डिविडेंड पे आउट रेशियो, बढ़ा के 90% हो गया। उन्होंने घोषणा की कि होटल में ज़्यादा पैसा इंक्रीमेंटली लगाएंगे नहीं, बट जो बैलेंस शीट में 35-40 हज़ार करोड़ का सरप्लस कैश था, वो उन्होंने रिटर्न नहीं किया। आई थिंक कुछ छोटा सा एक बाईबैक हुआ, मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ का शायद बाईबैक हुआ होगा जून 2020, जुलाई 2020 में, राइट। सो वी लुक्ड एट इट एंड सेड इन जुलाई 2020 कि ये दमदार फ्रैंचाइज तो है, लेकिन जो सरप्लस कैश बन के आता है दमदार फ्रैंचाइज से, उसको हम्म, वापस नहीं डाला जाता धंधे में जिस मात्रा पे डालनी चाहिए, री हम्म, इन्वेस्ट होना चाहिए। एंड उस री इन्वेस्टमेंट के बिना इस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ 20% से कंपाउंड करना मुश्किल हो जाएगी। और अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आई हम्म, तो हमारे क्लाइंट्स 20% से हम्म, कंपाउंडिंग प्राप्त करना उनके लिए टफ हो जाएगा। तो इसलिए हमने जुलाई हम्म, 2020 में आईटीसी बेचा, ये बोलते हुए क्लाइंट्स को कि देखिए अगर आपके पास आईटीसी है तो ये आपके लिए हम्म, 15% कंपाउंडिंग हमारे ख्याल से दिला देगी, बट 20% हम्म, कंपाउंडिंग इनके लिए मुश्किल रहेगा बिकॉज री हम्म, इन्वेस्टमेंट उस मात्रा में नहीं हो रही जितना होना चाहिए 20% ईपीएस कंपाउंडिंग के लिए। सो दैट वाज वी सोल्ड, दैट वाज आवर एग्जिट इन जुलाई 2020। फिर कोविड आया, फिर कोविड की दूसरी लहर आई, फिर ये वॉर वगैरह आया, लास्ट ईयर 2021 में वॉर आया, इन्फ्लेशन आया, एंड एज यू राइटली सेड आईटीसी स्टॉक हैज डन वेरी वेल आई थिंक फॉर 18-19 मंथ्स, राइट। हम्म, हम्म, बट एज आई सेड हम स्टॉक प्राइस से ज़्यादा फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। कैपिटल एलोकेशन में भी हमें हमको अभी भी कुछ नई सोच नज़र नहीं आ रही। वी रिमेन इन द वी कीप रिसर्चिंग आईटीसी इन द होप, जो उनके पास जो ये ज़बरदस्त कैश पाइल है 35-40 हज़ार करोड़ का, हमारी उम्मीद है कि ये पैसा, इतना मोटा पैसा लेके वो कुछ कुछ अच्छा कैपिटल एलोकेशन करेंगे जिससे 20% ईपीएस कंपाउंडिंग काफ़ी आराम से आएगी। जब तक वो कैपिटल एलोकेशन होता नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए स्टॉक लेके प्रार्थना करना हम्म। कि दूसरे लोग आईटीसी ले ले और अब स्टॉक चल जाए। आपका आपके पोर्टफोलियो में जो सबसे रीसेंट एडिशन है वो हमारी टीम के हिसाब से है विजया डायग्नोस्टिक्स, राइट? विजया डायग्नोस्टिक। तो अभी इसके अंदर मैं हाँ पूछना जी। चाहता हूँ, जैसे हमारे पास पहले ही थायरो केयर है, साथ में हमारे पास अपना डॉक्टर लाल पैथ लैब है, और कहीं ना कहीं स्टार्टअप अगर हम सीन में भी देखें तो वहाँ पे भी बहुत सारे फंडेड स्टार्टअप्स हैं जो सेम सीन में जो है वो कॉम्पीट कर रहे हैं इस कंपनी के साथ। तो क्या मोड्स, जिसे आपकी लैंग्वेज में हमेशा आपने बोला है मोड्स होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको विजया डायग्नोस्टिक के पास ऐसी दिखी कि आपने इसे चूज किया अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने के लिए? तो देखिए हमारे पास डॉक्टर लाल पैथलैब ज़रूर है, थायरो केयर हमारे पास नहीं है, थायरो केयर हुँ, हमारे पास नहीं है। हुँ, डॉक्टर लाल पैथलैब ज़रूर है। हुँ, सो व्हाई डिड वी बाय विजया? हुँ, सो विजया इज़ अ मच स्मॉलर फ्रैंचाइज़, राइट? डॉक्टर लाल के हुँ, मुकाबले 1/6 1/7 इनकी साइज़ है। बट ये दूसरे प्रकार का फ्रैंचाइज़ है। दे डू नॉट जस्ट पैथ, दे आल्सो डू रेडियोलॉजी करते हैं। हुँ, एंड हुँ, रादर देन बीइंग पैन इंडिया, दे आर फोकस्ड ऑन तेलंगाना आंध्रा, राइट। हुँ, सो रीजनल फ्रैंचाइज है तेलंगाना आंध्रा का। डॉक्टर लाल के मुकाबले 1/7 साइज है इनका। एंड रादर देन जस्ट डूइंग पैथ, दे आल्सो डू पैथ प्लस रेडियो, राइट। हुँ, तो हमने क्यों खरीदा ये स्टॉक? हुँ, पहला चीज हमने देखा कि साउथ इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, अब वो हुँ, नॉर्थ के मुकाबले करीबन 2.5 से 3 गुना ज़्यादा है। साउथ इंडियंस आर फार रिचर नाउ, एंड हुँ, इंक्रीजिंगली ये गैप वाइडन होता रहेगा बिकॉज साउथ हुँ, इंडिया में जो जिस प्रकार की प्रगति हो रही है, हैदराबाद, बैंगलोर, मैसूर, त्रिवेंद्रम हुँ, जैसे शहरों में, अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ में एनसीआर के बाहर वैसी प्रगति थोड़ी डिफिकल्ट है। सो साउथ इंडिया की पर कैपिटा इनकम भाग रही है, हुँ, प्रॉस्पेरिटी की लहर ज़बरदस्त है साउथ इंडिया में। हुँ, in the Telangana Andhra belt, हुँ, this is the dominant path lab provider, right? So डॉक्टर लाल पैथ लैब नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में बहुत डोमिनेंट है। मुंबई में सबर्बन खरीद के मेट्रोपोलिस को टक्कर देने की प्रयास कर रहा है, बट साउथ में एंड स्पेसिफिकली तेलंगाना आंध्रा में विजय डायग्नोस्टिक्स डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है? बिकॉज साउथ में लोग पसंद करते हैं कि रेडियो और पैथ एक ही जगह से करें। नॉर्थ में अलग अलग जगह से लोग रेडियो पैथ कराते हैं, साउथ में लोगों हुँ, को चाहिए कि एक ही क्लिनिक से हमारा रेडियो और पैथ का काम हो जाए। ना रेडियो और पैथ में आपको क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ती है जो दूसरे पैथ लैब ऑपरेटर्स नहीं कर पाया साउथ में। पहला, आपको कटिंग एज रेडियोलॉजी के मशीन्स लेने पड़ते हैं। तो जो विजय के फाउंडर है सुरेंद्र नाथ रेड्डी, 40 साल पहले ने, वो खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं, 40 साल पहले उन्होंने ये ट्रेडिशन शुरू की हुँ, कि इंडिया में रेडियोलॉजी का कटिंग एज मशीनरी हमेशा विजया ही लाता है, और उससे उनकी रेपुटेशन हुँ, अच्छी बन गई। विजया का रेपुटेशन तेलंगाना आंध्रा में अमंग्स डॉक्टर्स is solid for bringing in the best radio machines. And secondly, because they have bought the best radio machines for 40 years, जो बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो इंडिया के दिग्गज मेडिकल कॉलेजेस से जो बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनको विजया में ही काम करना है।
बिकॉज अगर आप विजया के साथ जुड़ जाओगे एज अ डॉक्टर टू डू रेडियोलॉजी, आप लेटेस्ट मशीन्स पे काम करोगे, आपकी स्किल सेट ज़्यादा बढ़ेगी. सो द बेस्ट रेडियो मशीन्स एंड द बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट कम टू विजया. एज अ रिजल्ट इन तेलंगाना आंध्र हमारे जब एनालिस्ट अलग अलग शहरों में घूमे, वारंगल में घूमे, सिकंदराबाद में घूमे, हैदराबाद में घूमे, तो हमारे लोकल डॉक्टर से पूरी एक क्लियर क्लैरिटी मिली कि अच्छे डॉक्टर विजया को रिकमेंड करते हैं कि वहाँ से टेस्ट कराया जाए, क्योंकि उनकी मशीन्स बेस्ट हैं, उनके रेडियोलॉजिस्ट बेस्ट हैं. इसका रिजल्ट क्या है? 35-40% की आरओसी है, भयंकर प्रॉफिटेबिलिटी है. 35-40% आरओसी. ओनली डॉक्टर लाल कैन एक्चुअली मैच दैट आरओसी इन द कंट्री. एंड दे यूज दैट सरप्लस आरओसी. 35-40 मतलब जबरदस्त फ्री कैश फ्लो बन रहा है आपका, अच्छा सरप्लस बन रहा है. दे री इन्वेस्ट 50-60% ऑफ इट, नीरज, to grow revenues at between 15 to 20% and free cash flows at the around the 25% mark. तो ये मार्सलस का थोड़ा क्लासिकल ढांचा है. रीजनली डोमिनेंट फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन बिल्डिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. एक जबरदस्त फ्रेंचाइज रीजनली बनाई गई, एक्स्ट्रा रिटर्न लाया गया, आरओसी मोटी लाई गई, उसका मतलब सरप्लस कैपिटल बना. उस सरप्लस कैपिटल का 50-60% री इन्वेस्ट कर दिया, और मशीन और लैब और डॉक्टर, और कमाई हमारे क्लाइंट्स के लिए. तो इसलिए लिटिल चैम्प्स में विजय का दाखिला हुआ लास्ट 3-4 महीने में, जो आपकी रिसर्च टीम ने बिल्कुल करेक्टली पिकअप कर लिया है. राइट. ऐसी और स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में जो बॉटम स्ट्राटा ऑफ दिस सोसाइटी को जो है कैटर करते हैं, लोअर इनकम ग्रुप्स को जो है कैटर करते हैं, जिसमें से रिलैक्सो है, वी मार्ट है, अमृत अंजन है. और इन सभी स्टॉक्स के अगर मैं प्राइजेस से बात करूंगा, प्राइजेस अगर हम देखें तो 30%, 23% लगभग, और 23% के आसपास जो है वो डाउन चल रहे हैं. तो इसका रीज़न आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो हमारा ये जो बॉटम स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी है, क्या इनकी अभी वो परचेसिंग पावर लौटी नहीं है जो कोविड से पहले थी, या अब इन स्टॉक्स पे या इनके जो बिजनेसेस है उन पे इम्पैक्ट आ रहा है कि उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा ही बढ़ गई है? वो कहते हैं हमें थोड़ा अच्छी और अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नहीं, आई विश जो आपने बोला है वो होता. अगर आई विश प्रीमियमाइजेशन होता बॉटम स्टार्टअप सोसाइटी में. सो नॉट ओनली दीज थ्री स्टॉक्स, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड, आई थिंक जो पिक्चर बन रहा है, काफ़ी सारे अनलिस्टेड कंपनी से भी हम बात कर चुके हैं इस मुद्दे पे. काफ़ी सारे जो पिक्चर जो बन रहा है कि जो जो रूरल लो इनकम पीपल है, एंड इवन अर्बन लो इनकम, उनकी भयंकर पिटाई हुई है. कोविड ने ऑब्वियसली उनकी पिटाई की, उनकी आमदनी आमदनी चली गई. बट मोर ओवर जो जनरल जो ढांचा बना है इकोनॉमी का, जहाँ पे सारे जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कम कर रहे हैं फैक्ट्री में, राइट. सो फॉर अनस्किल्ड पीपल, पीपल हु डोंट हैव क्लास 10 पास, उनके लिए आई थिंक इकोनॉमी काफ़ी टफ बन गया है. क्लास 10 पास होना आज इंडिया में आवश्यक हो गया है. जो इंसान क्लास 10 पास नहीं है, उसके लिए आमदनी कमाना काफ़ी मुश्किल हो गया है. सो सो ये चीज़ अगर आप एचयूएल का वॉल्यूम ग्रोथ देखो, वहाँ पे भी सेम पिक्चर बनता है. आप अनलिस्टेड एफएमसीजी कंपनी से बात करो, सेम पिक्चर बनता है. इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक दो अलग अलग देश में हम एक साथ जी रहे हैं. एक बूमिंग अर्बन इंडिया, जो आपके दर्शक हैं नीरज जी, वो उनकी ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, कमाई आ रही है, डिजिटल आ रहा है, वो अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, ज़िंदगी में स्किल सेट बढ़ा के आगे भाग रहे हैं. और बाकी और एक इंडिया जो क्लास 10 पास नहीं है, जिनके लिए सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं धीरे धीरे. सो जो स्टॉक्स ये सेकंड पार्ट ऑफ इंडिया, क्लास 10 के नीचे वाले जो लोग हैं, तो उन स्टॉक्स के लिए अर्निंग्स ग्रोथ लाना मुश्किल हो रहा है. इनफैक्ट ये सिचुएशन इतनी दिलचस्प है कि सेम कंपनी के अंदर जब मैं बात करता हूँ, तो मालिक बोलता है कंपनी का कि जो अर्बन फोकस सेगमेंट है वो भाग रहा है 20-25 पे, और जो रूरल फोकस सेगमेंट है उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है. एक ही मतलब सेम कंपनी, राइट. तो अगर आप रिलैक्सो के प्रमोटर से बात करें, रिलैक्सो के रिजल्ट्स देखिए लास्ट 3 क्वार्टर, सेम पिक्चर है. उनका सैंडल वाला बिजनेस अच्छा कर रहा है, बट उनका चप्पल वाला बिजनेस भयंकर स्ट्रगल कर रहा है. नाउ आई डोंट नो पॉलिसी पर्सपेक्टिव से सरकार क्या कर सकती है. मेरे को काफ़ी खुशी हुई देख के अखबार में 2 हफ्ते पहले कि भारत सरकार ने बोला और एक और साल सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री में खाना बांटेगी और फ्री, क्लोज टू फ्री, मतलब आई थिंक 1 रुपये 2 रुपये प्रति किलो पे खाना बांटा जाएगा इस श्रेणी के लिए. आई थिंक वो अच्छा पॉलिसी मूव है. बियॉन्ड दैट आई एम नॉट श्योर कोई इमीडिएट रिलीफ मेरे को दिख रहा है फॉर द लो इनकम कंज्यूमर. एंड हेंस इसलिए काफ़ी सावधानी से हम इन स्टॉक्स पे नज़र रख रहे हैं जो लो इनकम पे प्ले हैं. राइट. जो हमने शुरुआत में जैसे बातचीत करी थी, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की हमने बातचीत करी थी, तब आपने बताया था कि चाय वाला जो आज की डेट में वो 2000 की जगह 8000 ट्रांजैक्शन कर रहा है और यूपीआई से पेमेंट ले रहा है, टाइम बचा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है. तो उसके इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अगर आपके पास कोई थॉट है, और कैसे जो है उसको चेंज किया जा सकता है?
तो देखिए काफ़ी दिलचस्प मामला छेड़ा। सो लेट्स यूज़ द एग्जांपल ऑफ द चाय वाला आउटसाइड आवर ऑफिस। ही इज़ अ 22-23 ईयर ओल्ड यंग मैन, राइट? सो ही सेट अप दिस बिज़नेस हुँ, 12-14 महीने पहले जब हम कोविड से निकल के ऑफिस में आए, उसने अपना स्टॉल हमारे ऑफिस के बाहर लगाया। एज़ आई सेड 1 साल हुँ, पहले वो 1000 कप बेच रहा था, 80% कैश में ले रहा था। आज वो 8000 कप हुँ, बेच रहा है और 80% यूपीआई पे ले रहा है, राइट? नाउ हुँ, ये जो युवा है इसको हुँ, एक सरप्लस कमाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। आई एम श्योर सो व्हाट वी अंडरस्टैंड टॉकिंग टू द यंग मैन आउटसाइड आवर ऑफिस, इसका कोटक बैंक के साथ अकाउंट है। आई एम श्योर उदय कोटक जी उनके जो ऑफिसर्स हैं वो देख रहे हैं कि मार्सलस के बाहर ये चाय वाला हुँ, है। 8,000 क्रेडिट्स हो रहे हैं इसके अकाउंट में हर रोज ₹25 के, 8,000 हुँ, क्रेडिट्स टाइम्स 25, राइट? एंड एंड हुँ, फिर पूरी बैंकिंग सिस्टम ऐसे एसएमई के हुँ, पास क्रेडिट एक्सटेंड करने के लिए हुँ, भागेगी। अगर आप एच डी हुँ, एफ सी बैंक के या कोटक बैंक के अर्निंग्स कॉल सुनोगे तो सब ने बोला है कि हुँ, ये अनसिक्योर्ड एसएमई एक बहुत ही एक्साइटिंग क्षेत्र है हुँ, इंक्रीमेंटल लेंडिंग के लिए। तो यूपीआई के जो फ़ायदे हैं, वो इन ड्यू कोर्स इनको मिलेंगे। जो एसएमई के जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो व्हाइट में हुँ, जाके पूरा यूपीआई में काम कर रहे हैं, उनको ये फ़ायदे मिलेंगे। उनको बैंक से क्रेडिट मिलेगी, उनका उनका हुँ, बिज़नेस बढ़ेगा और उनकी सरप्लस बनेगी। जब उनकी सरप्लस बनेगी तो वो आपके हमारे क्लाइंट बनेंगे। बट वो एक जर्नी है, वो जर्नी में 3-4 साल मेरे को लगता है आने में टाइम लगेगा। इन द मीन हुँ, टाइम हमारे पास प्रॉब्लम क्या है एज़ अ कंट्री, 3-4 हुँ, साल गरीब की हुँ, पिटाई हो चुकी है और वो पिटाई हुँ, हुँ, अमृतांजन के पेन रिलीफ बाम के फिगर्स में ज़ाहिर है। पेन रिलीफ बाम का सेल्स ग्रोथ ज़ीरो है। इनक्रेडिबली पेन रिलीफ बाम का सेल्स ग्रोथ ज़ीरो है एंड दैट्स वेयर आई थिंक वी हैव अ चैलेंज एज़ एन इकोनॉमी। लेट्स सी व्हाट द पॉलिसी मेकर्स डू। एज़ आई सेड, जो ये सरकार ने और 1 साल फ्री खाना खाना बाँटने का अनाउंसमेंट हुँ, किया, मेरे को काफ़ी पॉज़िटिव लगा। हुँ, राइट। 2 सेक्टर्स जिस पे आज की डेट में हर कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आता है, वो है बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रीज़न बताया जाता है कि एक बड़ी ज़बरदस्त जो है कैपेक्स साइकिल चली है। क्या बैंक से रिलेटेड कोई आपको ऐसा बिल्कुल एकदम नियर टर्म फ्यूचर में या फिर लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा क्राइसिस नज़र आ रहा है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए? कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है? क्योंकि जब कैपेक्स ज़्यादा होता है ऑब्वियसली क्रेडिट जो है वो ज़्यादा दिया गया है, तो क्रेडिट की जो क्वालिटी है, उसमें कुछ आपको इश्यूज़ नज़र आते हैं? हाँ। देखिए, अभी तो शुरुआत है क्रेडिट साइकिल की, तो अभी भी सब सब अच्छे बच्चे होके लैंडिंग कर रहे हैं। अभी शरारत शुरू ही नहीं हुई है। शरारत शुरू होगी हुँ, जब कैपेक्स साइकिल 1-2 साल भागेगा, तब 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 हुँ, समझ आएगा कौन विराट कोहली है और कौन लोकल क्रिकेट ग्राउंड का स्लॉगर है। हुँ, फिलहाल अभी ठीक है, हुँ, बट यू आर राइट, कैपेक्स साइकिल की शुरुआत के सारे आसार नज़र आ रहे हैं एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 2 इयर्स हुँ, कैपेक्स साइकिल और रफ्तार पकड़ेगी। एंड जब वो रफ्तार पकड़ेगी नीरज जी, हुँ, तब बैंक के सीईओ के बैंक के क्रेडिट कमेटी का कैरेक्टर नज़र आता है। यूजुअली क्या होता है हमारे देश में, जब हुँ, एक्साइटेड हो जाते हैं बैंकर, जब एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं हुँ, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए, रियल हुँ, एस्टेट लोन के लिए लड़ने लगते हैं, तब सारी शरारत बाहर आती है। तब हुँ, क्रेडिट कंडीशंस क्रेडिट डिसिप्लिन स्लिप करता है और फिर द मैन एंड द बॉयज सेपरेट और फिर वही 90% फटने का फिर से वो सिलसिला फिर शुरू होता है। हुँ, So that's how credit cycles operate, and हुँ, it's interesting you raising this at the end of our discussion. This is why momentum is a useless हुँ, metric to look at, because I've seen this again and again in my career. एक lender 9 years and 7 months आपको कंपाउंडिंग दिलाएगा एंड फिर लास्ट 5 महीने में जीरो हो जाएगा और फिर से इट्स लाइक सांप सीढ़ी। हुँ, आप लूडो खेलते हो, हुँ, सांप सीढ़ी में आप 98 पे जाओगे, फिर आपको सांप खींच के नंबर 7 पे ले आएगा। हुँ, और वो लेंडिंग हुँ, लेंडर्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज दीज बिजनेसेस आर गियर्ड हुँ, 10 टिपिकली 9-10 टाइम्स। पीएसयू बैंक्स हमारे देश में मेरे ख्याल से गियर्ड है 19-20 टाइम्स। कमाल का गियरिंग पे चल रहा है पीएसयू बैंक्स। बट एज एज एवरीबडी नोज, काफ़ी लोग enthusiastically पीएसयू स्टॉक ले रहे हैं, पीएसयू बैंक स्टॉक ले रहे हैं। हमारे पास उतना दम नहीं है। हम वही सेफ, हुँ, ट्राइड एंड टेस्टेड हुँ, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, हुँ, हुँ, बजाज, चोला, इस प्रकार के स्टॉक्स में हुँ, निवेश कर रहे हैं। राइट। आपने हमेशा बोला है कि मार्सलेस बड़े हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी ऑफ बिज़नेसेस दे आर इन्वेस्टिंग इन। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का आप एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं जो मार्सलेस स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी पे खरी उतरती हो? मतलब क्या है कि नीरज जी, वो क्वेश्चन थोड़ा-सा, क्या बोलूँ उसको, ऑक्सीमोरॉन बन जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा-सा
टफ है, बिकॉज पैसा बनता नहीं है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपका कैश फ्लो बनना नामुमकिन है ऑलमोस्ट। इतने सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आप हुँ, सारे वेस्टेड इंटरेस्ट झेल के आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कैश फ्लो कमाओगे, वो तो मतलब मेरे को दिखा नहीं है। मेरा 14 साल में इंडिया में, मैं अभी खोज रहा हूँ ऐसी कंपनी। हुँ, हुँ। ओके। एक रीसेंट ब्लॉग पोस्ट है आपकी वेबसाइट पे जिसमें इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस के बारे में बातचीत की गई है, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। तो इसका क्या एग्ज़ाम्पल है इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस का? सो इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस है, हमारे अगर हमारे इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाए, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर मैं काफ़ी खरीदा बेची कर रहा हूँ, हुँ, मैं कुछ खरीद रहा हूँ, कुछ बेच रहा हूँ, कुछ पोर्टफोलियो में चर्न आ रही है, साल में 4-5 नए स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक्चुअली बेकार की चीज़ है। हुँ, ज़िंदगी में मतलब निवेश करना, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा आपको खरीदा-बेची कर रहे हो तो उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, वो हुँ, नेसेसरी नहीं है। इन्वेस्टिंग में इफ यू लुक एट से एन इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफेट, हुँ, वो शायद साल में 1 स्टॉक लेते हैं, साल में 1 स्टॉक बेचते हैं, हुँ, और इसी प्रकार से वॉरेन बफेट और चार्ली मगर आई हुँ, थिंक 60 साल निवेश करते आ रहे हैं। तो हुँ, वो प्रोग्रेस कहलाता है, जहाँ पे दिमाग, आप अपने दिमाग को डेवलप कर रहे हो, आपने रिसर्च आप ज़बरदस्त कर रहे हो, हुँ, एक-एक कंपनी को 3-4 साल परख रहे हो और फिर आप पैसा लगा रहे हो। तो वो चीज़ काफ़ी मुश्किल होता है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, उसको हम प्रोग्रेस कहते हैं। मोस्ट पीपल थिंक कि साल में मैंने 5-6 स्टॉक ले लिए, 3-4 पीएमएस शुरू कर हुँ, दिए, 2-3 म्यूचुअल फंड खरीद लिए, मैंने हुँ, चर्न कर दिया पोर्टफोलियो, तो ज़िंदगी में कुछ हुँ, हासिल कर बैठा। वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा यूज़फुल रहता नहीं है। तो उसी को हमारे हाँ, निवेश में वो इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस हुँ। कहलाता है। हाँ, मैं कंपनी के एग्ज़ाम्पल से अगर पूछूँ, अगर किसी बिज़नेस का एग्ज़ाम्पल आप दें, जो इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस में जी रहे हों, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। वो हमारे देश में काफ़ी ईज़ी है। काफ़ी हुँ, देश, हमारे देश में ये सारे क्या बोलते हैं, ऐप, आई थिंक ऐप बोलते हैं। मेरे को, क्योंकि मेरे मेरे फ़ोन पे ज़्यादा ऐप है नहीं, इसलिए मेरे को काफ़ी लोग ये ऐप लॉन्च करते हैं, फिर हाँ, वो ऐप काफ़ी डाउनलोड होता है। हुँ, फिर वो घोषणा करते हैं कि उन्होंने कुछ जीएमवी हासिल कर लिया है। हुँ, फिर उनकी अखबार में पिक्चर वगैरह आती है, उनको अवार्ड-शवार्ड भी बाँटे जाते हैं। फिर बहुत रोना-धोना होता है, बहुत नाच-गाना होता है, क्रिकेट आईपीएल मैच में उनका बिल्ला छपता है। हाँ, फिर 10 साल बाद पता चलता है फूटी कौड़ी नहीं कमाई, कंपनी भी गायब हो जाती है, प्रमोटर भी गायब हो जाते हैं, एम्प्लॉई सारे सैक्ड हो जाते हैं। तो वो कैपिटलिज्म का इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस है, हुँ, बहुत नाच-गाना, बट अंत में नतीजा शून्य। हुँ, राइट, राइट। कुछ क्वेश्चंस और बचे मेरे पास, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर उनको आंसर करें। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपने एक ब्लॉग लिखा रिसेंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे जो है वो देखी जाए इंटरनेट स्टार्टअप्स की। आपने बात करी ऐप्स की, तो इंटरनेट स्टार्टअप्स की बात चलेगी और उसके हिसाब से आपने एक एनालिसिस करके बताया कि नाइका इज़ द रीसेंट आईपीओ वाली कंपनी, और नाइका इज़ रीसेंट लिस्टेड कंपनी जो सारे चेक बॉक्सेस जो है वो बिल्कुल एकदम टिक करती है, चाहे वो बैरियर्स टू एंट्री हो, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी हो, कस्टमर स्टिकीनेस हो, बार्गेनिंग पावर हो, नेटवर्क इफेक्ट्स हो। तो क्या ये स्टॉक अब मार्सलिस के रडार पे है? काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है अपने पीक से। क्या अभी मार्सलिस इसको पूरे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं? क्या मार्सलिस अब एक्चुअली में इंटरनेट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की भी तैयारी कर रहे हैं? येस, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। हुँ, तो लेट्स हुँ, डील विद दिस पॉइंट। सी, वी हैव नो प्रॉब्लम विद इंटरनेट स्टार्टअप्स या नॉन इंटरनेट स्टार्टअप्स, राइट? हुँ, हमको बस हुँ, बिजनेस आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे मैनेजमेंट ने, प्रमोटर ने एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाई हो, कुछ डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज बनाई हो, कुछ खास कैपेबिलिटी बनाई हो जो कंपटीशन हुँ, के पास नहीं है, और उस डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बदौलत ये हुँ, कंपनी पैसा कमा रहा है, कैश फ्लो कमा रहा है, राइट? जीएमवी वगैरह नहीं, कैश फ्लो कमा रहा है, राइट? हमको वैसे कंपनी चाहिए, वो इंटरनेट में हो, नॉन इंटरनेट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, हमको ज़्यादा हमको उससे दिलचस्पी नहीं है, राइट? नाउ अगर हम ये बात हम न्यू न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स पे आते हैं, तो एज आई सेड 2 मिनट्स अगो, मेरे को ज़्यादा दिखता नहीं है वैसा बिहेवियर। काफ़ी सारा मेरे को नाच गाना दिखता है, जहाँ पे धंधे की एक्चुअली बात होती नहीं है। एंड ये सिलिकॉन वैली में भी सेम नज़रिया है, बाय द वे। ऐसा नहीं कि हमारी ये बीमारी इंडिया में हुँ, सिर्फ है, ये सिलिकॉन वैली में भी सेम बीमारी है, राइट? नाउ हुँ, द रीज़न वी हैव सेड दैट फाल्गुनी नायर जी एंड नायका हैव डन अ गुड जॉब इज़, इन्होंने एक प्रोडक्ट सामने रखा पब्लिक के जो डिस्टिंक्टिव है। बीपीसी प्लेटफ़ॉर्म इस पैमाने पे किसी ने पहले विदेश में नहीं बनाया था, इंडिया में भी नहीं बनाया था। बीपीसी प्लेटफ़ॉर्म इन्होंने बनाया, खर्चा कम किया, थोड़ा सरप्लस जनरेट किया, एंड इस प्रकार से बनाया कि एक इसमें वर्चुअस साइकिल है, जहाँ पे हुँ, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा आते हैं नायका पे, बिकॉज हुँ, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा आते हैं, पब्लिक ज़्यादा खरीदती है नायका से। हमने ऑफिस में लेडीज से पूछा, हमारे बेटर हाफ से पूछा, तो जाहिर था कि एक एक अच्छी ब्रांड रिकॉल बनी है, इन्फ्लुएंसर का जो सिलसिला है वो पावरफुल रहा है,
एंड इससे एक सर्कुलर, एक वर्चुअल साइकिल बन गया, इन्फ्लुएंसर, कस्टमर, मोर प्रोडक्ट्स, मोर कैश फ्लो, एटसेट्रा. The reason we didn't buy the stock was compared to those comparative advantages, हमको वैल्यूएशन थोड़ी समझ नहीं आई. एंड स्पेसिफिकली हमने जब थोड़ा टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग किया, नाइका नाइका की टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग किया अबाउट डज द नाइका ऐप, डज इट record the user's details, and does the app get cleverer and cleverer in giving, say, Neeraj, Saurabh or my better half products. वो लर्निंग प्रोसेस हमको समझ नहीं आया ऐप में है या नहीं. नायका के ऐप में शायद लर्निंग प्रोसेस है, बट हमको हमारे ट्रायल्स में दिखा नहीं. और जो दूसरी चीज़ थोड़ी सी जो हमको जो थोड़ी सी वरीसम लग रही है, इन्होंने अपना जो थोड़ा बहुत उनका पैसा बन रहा है बीपीसी में, वो लेके ये कपड़े में, अपैरल में घुसने की चेष्टा कर रहे हैं. वो थोड़ा सा हमको काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है. amongst all the amongst all the IPOs we have seen from the new economy in the last 12-14 महीने, this is clearly the best run of the companies, right? Falguni Nayar, hats off to her. What she has built here is quite remarkable. But even here हमको comfort अभी तक बन नहीं रहे कि ये हमारे 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 लिए लॉन्ग टर्म पैसा कमा के देगा, इसलिए अब तक कोई पोजीशन बनाई नहीं है हमने नाइका में. राइट सौरभ, थैंक यू वेरी मच. काफ़ी काफ़ी इंसाइट्स मिले, काफ़ी कुछ सीखा मैंने. आई होप थैंक ऑडियंस यू भी वेरी काफ़ी कुछ मच. सीखेगा थैंक यू. और अपनी इन्वेस्टिंग के जर्नी को अच्छा बनाएगा. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय फॉर नाउ. चलिए आज की लर्निंग्स का जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं और समरी बना देते हैं आप लोगों के लिए. तो सौरभ सर का कहना था कि मार्केट में लोग बाग बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं और उनसे उनको इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस हो जाता है, यानी कि प्रोग्रेस का भ्रम पैदा हो जाता है, जबकि एक्चुअली में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने से हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस ना हो रही हो और आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो कि हाँ हाँ मैं तो बहुत पैसा बना रहा हूँ या मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ. एक खास बात जो हमने इस एपिसोड में सौरभ से सुनी वो ये कि आने वाले कुछ साल या हो सकता है 1-2 दशक भी इंडिया के ही होंगे. क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, चाहे फिर वो यूपीआई का एग्जांपल हो या फिर टैक्स रिफॉर्म्स का एग्जांपल हो या फिर जो एनपीएस आज की डेट में हमारे बैंकिंग सेक्टर में कम हो रहे हैं. ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो आने वाले कुछ दशकों के लिए भारत को जो है तैयार कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए. अगर हम सौरभ की बात माने तो इंडिया अभी ओवर वैल्यूड नहीं है. ऐसा पहले भी रहा है कि इंडिया जो है बाकी मार्केट से ज़्यादा पीई पे ट्रेड करता रहा है. इंडिया की मार्केट जो है ज़्यादा पीई पे ट्रेड करती रही है और आज भी अगर इंडिया की मार्केट ज़्यादा पीई पे ट्रेड कर रही है तो इससे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. हम ओवर वैल्यू जोन में नहीं है. ऐसा पहले भी इंडिया ने किया है और ऐसा आपको अभी भी देखने को मिल रहा है. जब हमने बात की चाइना की रिकवरी की तो सौरभ का कहना था कि चाइना रिकवर जरूर करेगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो चाइना से थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे और उसका फायदा इंडिया को जरूर मिलेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना के अंदर जो रेगुलेशंस और पॉलिसीज हैं, जो इंटरनल इश्यूज हैं या फिर जो इंटरनल उनकी टाइट गाइडलाइंस रहती हैं, उसके चलते बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स चाइना की तरफ झुकाव नहीं दिखा रहे हैं. और आगे हमने देखा कि सौरभ मोमेंटम इन्वेस्टिंग के तो बहुत बड़े फैन नहीं हैं. उनका ऐसा मानना है कि ये इमोशनल इन्वेस्टिंग होती है और ये कुछ समय के लिए शायद अच्छे रिटर्न दे सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में इस तरह की इन्वेस्टिंग से आपको ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हमने बात करी तो सौरभ का साफ कहना था कि वो इंफ्रा स्टॉक से दूर रहते हैं, क्योंकि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं, जिस बिजनेस के स्टॉक होते हैं, वो बिजनेस काफ़ी कम कैश फ्लो जनरेट कर पाते हैं और कैश फ्लो अगर जनरेट नहीं हो रहा तो वो बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, अल्टीमेटली आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए भी एक अच्छा साइन नहीं है. एक बात हमारे डिस्कशन में और निकल के आई और वो ये थी, ऐसी कंपनीज जो अर्बन इकोनॉमी को टारगेट कर रही है, यानी कि अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को अपना कस्टमर मानती है और उनके कस्टमर्स हैं, वो कंपनीज जो हैं आगे बढ़ रही हैं रादर देन दोज कंपनीज जो आज की डेट में रूरल एरियाज पे फोकस करती हैं. क्योंकि अभी भी रूरल एरियाज पे जो इम्पैक्ट आया है कोविड का, जिसकी वजह से उनकी इनकम काफ़ी रिड्यूस हुई है, वो इनकम बढ़ नहीं पाई और वहाँ पे कंजम्पशन में एक ग्रोथ देखने को नहीं मिली है. उम्मीद करता हूं आपको समरी पसंद आई. अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो देखो यार, अब तो आपको लाइक करके जाना चाहिए. चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब करिए. मार्केट की बात के बाकी सारे एपिसोड्स देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारी प्लेलिस्ट उसे चेकआउट करना है. और मार्केट की बात के सारे एपिसोड्स आप लोग सुन सकते हैं अपने फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पर भी, जहां पे आप लोग वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और साथ साथ में मार्केट का ज्ञान भी ले सकते हैं. चलिए जी, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर. जय हिंद. और हम मित्रों सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. बाय बाय एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.